ऐसे है ये सॉरी ये आपको 4D का आपको ऐसे है जो 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पहला ऐसे आपको देखते हैं 2016 का पहला ऐसे जो यहाँ पे है। हाँ, स्त्री पुरुष के ये पार्ट 10 होगा। हाँ, देखिए पहला ऐसे देखिए स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां। दूध दुनिया के सारे बच्चों को, उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा। वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध, वह स्थगित कर देगी सारे सारे युद्ध सारे धर्म, और वह एतवार का पाठ पढ़ाएगी, वह एतवार का पाठ पढ़ाएगी। एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दुनिया के सारे बच्चों को। उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा। वह स्थगित कर देगा, वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध, वो स्थगित कर देगी सारे युद्ध। देखिए वो स्थगित कर देगी सारे युद्ध सारे धर्म, वो एतवार का पाठ पढ़ाएगी। अब एक खास बात जो यहाँ पर हम कह सकते हैं, प्राचीन काल से देखिए प्राचीन काल से जब से पशुधन से संपत्ति संग्रहण का प्रचलन हुआ। देखिए प्राचीन काल से ही जब से पशुधन से संपत्ति संग्रहण का प्रचलन हुआ, पृथ्वी का जोर चला आ रहा है। हालांकि प्रारंभिक मानव समाज आपको मातृसत्तात्मक था। उसके पर्याप्त साक्ष्य जगह जगह मिलते हैं। समाज धर्म आर्थिक व्यवहार राजनीति हर संभव भूमिकाओं में स्त्री को हटाकर उसे घर परिवार एवं प्रजनन तक सीमित रखने की कोशिश चलती रही है। समय समय पर इसके अपवाद भी मिलते रहे हैं, पर विभिन्न कालखंडों में कोई स्वर्ण युग स्त्री का भी है ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। आधुनिक काल में जाकर इस आपराधिक जड़ता को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई। स्त्री पुरुष असमानता और लिंग भेद के समापन का विचार एक आधुनिक विचार है। देखिए ओलिम्प डी गाउसेज ने मनुष्य और नारी के अधिकारों की घोषणा की तर्ज पर स्त्रियों और स्त्री नागरिकों के अधिकारों की घोषणा तैयार की, जिसका प्रकाशन 1791 में हुआ और उसे फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया, पर कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई। इस दौर में स्त्री आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मैरी वर्स्टनक्राफ्ट की पुस्तक स्त्री अधिकारों का प्रतिपादन ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, जिसका प्रकाशन 1792 में हुआ। इसी स्त्री विमर्श और उसके सरोकारों की बहुत महत्वपूर्ण पहल देखिए यहाँ पर क्या जिसका प्रकाशन 1792 में हुआ। इसे स्त्री विमर्श और उसके सरोकारों की बहुत स्त्री विमर्श और उसके सरोकारों की बहुत महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। जुलाई 1848 में न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ कैडी स्टेटन और लुक्रेसिया मोट की अगुवाई में पहला स्त्री अधिकार सम्मेलन हुआ, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या कि जिसमें उन्होंने स्त्रियों के लिए मताधिकार से पूर्ण कानूनी सहायता, पूर्ण शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर, समान मजदूरी और समान मुआवजे की मांग उठाई। फिर ये आंदोलन तेजी से यूरोप तक जा पहुंचा और आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो किया जाना शेष है, क्योंकि अभी भी विकास की प्रक्रिया में स्त्री एवं पुरुष सरोकारों को समान स्थान प्राप्त नहीं है। दुनिया की ऐसी तमाम जगहें हैं जहाँ अभी भी औरतों को पुरुष के अधीनस्थ की तरह देखने पर जोर दिया जाता है। देखिए दोनों के बीच भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक की तरह राजनीतिक हर स्तर पर होता है। जब तक इस तरह का भेदभाव होता रहेगा तब तक विकास संकटग्रस्त रहेगा। एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि क्या विकास के संदर्भ में स्त्री पुरुष के सरोकारों में कुछ भिन्नता होती है या नहीं। देखिए या फिर मामला केवल सशक्तिकरण का ही है। सामान्य तौर पर तो यही लगता है कि विकास के सभी उपादानों की स्त्री पुरुष दोनों को जरूरत है। व्यवस्था या तंत्र को बस यह देखना है कि वह लिंग भेद ना करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, सुरक्षा, आवास आदि की तो स्त्री एवं पुरुष दोनों को जरूरत है। फिर अलग सरोकारों की बात कहाँ से आई। एक सामान्य प्रश्न उठ सकता है, पर वास्तव में यह मुद्दे का सरलीकरण होगा। स्त्री और पुरुष की शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति में काफ़ी फर्क है। स्त्री को हर महीने माहवारी होती है। उसे 9 महीने गर्भ धारण करना होता है। वह रात में अकेले होने की स्थिति में तथा अनजान जगहों पर असुरक्षित महसूस करती है। अतः स्त्रियों को लिंग समानता के साथ लिंग विशिष्टता को भी अपने विकास के सरोकारों में शामिल कराने की जद्दोजहद करनी पड़ी। मार्क्स ने पहली बार नेतृत्व शास्त्र और इतिहास की खोजों के आधार पर स्त्री पुरुष के बीच असमानता, स्त्री पुरुष के बीच असमानता और स्त्री की अधीनता और स्त्री की
स्त्री की अधीनता के प्राकृतिक कारणों की धारणा का तर्कसंगत निर्मूलन करते हुए सिद्ध किया कि स्त्री की पराधीनता और पुरुष का स्वामित्व का जन्म आदिम समाजों में निजी स्वामित्व के जन्म और वर्गों के उद्भव की प्रक्रिया के साथ हुआ। देखिए हुआ उनकी तार्किक निष्पत्ति यह थी कि स्त्री अपराधीनता की पूर्ण समाप्ति निजी स्वामित्व और वर्ग विभेद की समाप्ति के साथ ही संभव हो सकती है। लेकिन मामला इतना आसान ना था। कारण और भी थे। धर्म उसमें एक प्रभावी कारक था। आश्चर्यजनक रूप से धर्म पुरुष सत्ता का प्रतीक था। प्रत्येक धर्म का ईश्वर एक पुरुष था। ज़्यादातर देवता भी वही। यही कारण है कि धर्मों ने महिलाओं पर सबसे ज़्यादा बेड़ियाँ ला दी। बताया गया कि उनके हित के लिए बहुत आवश्यक है ऐसे प्रतिबंध लगाए गए जिनसे उनकी स्थिति घर तक सीमित रहे। राजनीति भी ज़्यादातर मामलों में पुरुष केंद्रित रही क्योंकि सेनाएं पुरुष की ही होती थी। समाज का ढांचा भी कुछ ऐसा बनाया गया कि संपत्तिक अधिकार महिलाओं के पास कम से कम रहे तथा उत्तराधिकार में भी पुरुषों को ही वरीयता मिले। धर्म राजनीति देखिए यहाँ पर क्या है कि धर्म राजनीति तथा परिवार व्यवस्था में इतने सुधारों के बावजूद अभी भी तमाम ऐसी बाधाएं जो समावेशी विकास के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है। व्यवहारिक रूप में भारत जैसे देशों में महिलाओं को संपत्ति एवं जमीन में बराबर का अधिकार नहीं है। महिलाओं के ऊपर बच्चों के लालन पालन तथा घरेलू कार्यों को करने का दबाव है। ऊपर से इज्जत का प्रश्न बनाकर उनके सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने तथा काम करने पर बंदिशें हैं। यही नहीं, वेश्यावृत्ति बलात्कार जैसे अभिशाप उन्हें अलग से झेलने होते हैं। किसी दंगे हिंसा आदि में भी किसी समुदाय को दंड देने एवं नुकसान पहुंचाने का आसान जरिया औरतों पर अत्याचार करना बनाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए क्या कि जैसे राजनीति पर सेनाओं का दखल कम होता गया और लोकतंत्र देखिए जैसे राजनीति पर सेनाओं का दखल कम होता गया और लोकतंत्र की शुरुआत हुई वैसे महिला प्रतिनिधित्व को महत्व मिलना शुरू हो गया। समाज का ढांचा भी कुछ ऐसा बनाया गया था कि संपत्ति का अधिकार महिलाओं के पास कम से कम रहे था। उत्तराधिकार में भी पुरुषों को ही वरीयता मिले। धर्म राजनीति तथा परिवार व्यवस्था में इतने सुधारों के बावजूद अभी भी तमाम ऐसी बाधाएं हैं जो समावेशी विकास के रास्ते में रोड़ा बनी हुई देखिए व्यवहारिक रूप में भारत जैसे देशों में महिलाओं को संपत्ति एवं जमीन में बराबर का अधिकार नहीं है। महिलाओं के ऊपर बच्चों के लालन पालन तथा घरेलू कार्यों को करने का दबाव है। ऊपर से इज्जत का प्रश्न बनाकर उनके सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने तथा काम करने पर बंदिशें हैं। यही नहीं, वेश्यावृत्ति बलात्कार जैसे अभिशाप उन्हें अलग से झेलने पड़ते हैं। किसी दंगे हिंसा आदि में भी किसी समुदाय को दंड देने एवं नुकसान पहुंचाने का आसान जरिया औरतों पर अत्याचार करना बनाया जाता रहा है। नौकरी, अफसरशाही, कारोबार, व्यापार हर जगह उनकी संख्या बेहद कम होती है। भारत के संदर्भ को ही लिया जाए तो यहाँ अधिकांश औरतों को चूल्हे चौके तथा बच्चे जनने तक सीमित रखने का उपकरण अभी भी चल रहा है और करोड़ों औरतों को तो यह भी नहीं मालूम कि उनके भी कुछ अधिकार हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए, करोड़ों औरतों को तो यह भी मालूम नहीं कि उनके भी कुछ अधिकार है। ऐसे में यह प्रश्न सहज उठता है। देखिए यहाँ पर ऐसे में यह प्रश्न सहज उठता है कि फिलहाल विकास की नीतियों में कमी क्या है। विकास की नीतियों में कमी क्या नीतियों को देखिए यहाँ पर क्या नीतियों को इस तरह से बनाया जा सकता है कि उनमें स्त्री पुरुष के समान सरोकार सिद्ध हो सके। देखिए उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारत सरकार की रिपोर्ट में स्पष्ट मिल जाते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अन्य एशियाई देशों की तुलना में हमारे देश में कामकाजी महिलाएं कम। हालांकि हमारे यहाँ महिला साक्षरता लगातार बढ़ रही था। रोजगार के जोखिम वाले क्षेत्रों में भी महिलाओं ने प्रवेश किया है। देश में सिर्फ 27% औरतें कामकाजी है। इसके मुकाबले सोमालिया में महिलाओं की कामकाजी आबादी 37% है। यह कामकाजी आबादी भी झाड़ू पोछा एवं कृषि मजदूरों जैसी गतिविधियों की वजह से है। वरना इंजीनियर में ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में तो उनकी भागीदारी 16 से 18% ही। इसका आशय यह है कि अच्छी शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण के मामले में आधी आबादी अब भी देखिए अब भी काफ़ी पीछे है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 80% महिलाएं कामकाजी है। कहा जाता है कि भारत एवं चीन के बीच विकास के अंतर के पीछे बड़ा भारत में महिलाओं का पिछड़ापन एक बड़ा कारक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टिन का मानना है कि भारत में पुरुषों के बराबर महिला कर्मचारी हो जाए तो जीडीपी के स्तर पर 27% की बढ़ोतरी हो जाए। समस्या यही नहीं है। वस्तुतः पढ़ी लिखी 50% महिलाएं भी चूल्हा चौके तक ही सीमित है। यदि वे नौकरी कर भी रही है तो उन्हें कम वेतनमान पर रखा जा रहा है। श्रम बाजार में महिलाओं को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में कम दर पर पारिश्रमिक मिलता है। जेनेवा के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना जेंडर गैप इंडेक्स के पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि भारत की महिलाएं स्वास्थ्य और शिक्षा और सेवा के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विषमता का शिकार है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व के 144 देशों में लिंग भेदभाव के मामले में भारत 87वें स्थान पर है। वस्तुतः दुनिया में महिलाओं को लेकर योजनाएं तो खूब चल रही है, पर महिला पुरुष रोजगार की समानता उनमें नहीं है। उदाहरण के रूप में हम अपनी नीति निर्धारण को ले सकते हैं। बहुत दिनों तक हमारे नीति निर्धारण में समावेशी तत्व शामिल न थे। यही नहीं महिलाओं की अलग पहचान एवं उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता भी न थी। पर अब चीज़ों में बदलाव आ रहा है। पहले सोच थी कि देश पिछड़ा है इसलिए महिलाएं भी पिछड़ी है। पर अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने यह तथ्य बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं पिछड़ी हो इसलिए देश पिछड़ रहा है। स्कैंडिनेवियन देशों में राजनीति, प्रशासन, व्यापार हर जगह महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यही वजह है कि ये देश मानव विकास उच्च पायदानों पर है। उप सहारा देशों दक्षिण एशिया आदि में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह कम है, इसलिए ये देश भी मानव विकास के निचले पायदानों पर है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से विशेष रूप से महिला स्वरोजगार पर जोर दिया तो उसके आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम सामने आए। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल की अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी अधिक रही। अतः विकास में ये राज्य विशिष्ट स्थान रखते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू होने के बाद इसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे। उनके भीतर आत्मविश्वास जन्म ले रहा है कि वे भी पुरुषों के समान ही नेतृत्व कर सकते थे। उनमें कोई जन्मजात कमी नहीं है। सेना, कॉर्पोरेट जैसे क्षेत्र जहाँ पहले महिलाएं बहुत कम होती थी, आज उनकी संख्या बढ़ रही। इला भट्ट, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, वंदना शिवा जैसी महिलाओं ने शिल्प, सहकारिता एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके स्थान को ला दिखाई है। जहाँ स्त्री पुरुष समानता के आधार पर विकास की प्रक्रिया चल रही है वहाँ परिणाम शुभ संकेत देने वाले रहे हैं। भारत की फिल्म एवं टेलीविजन इंडस्ट्री को ही ले ले, वहाँ महिलाओं को समान अवसर प्राप्त है। इस वजह से ये सर्वाधिक तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। स्त्री अपने अधिकारों सरोकारों को लेकर जागृत हो चुकी, अतः विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष समानता के लक्ष्य अब शामिल है। यही सतत एवं समावेशी विकास की शर्त भी है। बाबा साहब अम्बेडकर का यह कथन मानव समाज के विकास को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करता है। मैं किसी समुदाय की प्रगति की माप महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से करता हूँ। नोट यहाँ देखिए दिया गया है। उपयुक्त निबंध में गलत अनुवाद के कारण हिंदी और अंग्रेजी के निबंध के अर्थ भिन्न हो गए हैं। इस संदर्भ में यूपीएससी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मूल्यांकन में दोनों अर्थों को मान्यता दी जाएगी। अतः यह निबंध हिंदी के अनुसार लिखा गया है। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया इसमें कि आवश्यकता लोभ की दूसरा पर निबंध है। आवश्यकता 2016 की आपको ऐसे आवश्यकता लोभ की जननी है। आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का अधिक नस्लें बर्बाद करता है। आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का अधिक नस्लें बर्बाद करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का अधिक नस्लें बर्बाद करता है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह है शहंशाह। देखिए यहाँ पर जो कहा गया चाह मिट्टी, देखिए यहाँ पर क्या कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। कभी देखिए यहाँ पर क्या देखिए चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। कबीर की कही यह बात 16 आने सच है कि जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की जरूरत नहीं भला उससे सुखी और आज़ाद आदमी कौन है। पर आम मनुष्य संपूर्ण प्राणी जगत को इसमें शामिल कर सकते हैं।
शामिल कर सकते हैं कि अनेक ज़रूरतें हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकता। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन आदि कितनी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना, यहाँ देखिए, जिनके बिना आज मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोभी बन जाना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि हर मामले में आवश्यकता लोभ की जननी नहीं होती है। प्राचीन भारतीय परंपरा तो इसके ठीक विपरीत है। प्राचीन भारतीय परंपरा तो इसके ठीक विपरीत है। वो हमेशा, देखिए क्या, वो हमेशा ऐसे अधिकाधिक त्याग पर जोर देती रही है। आत्मसंयम और इंद्रिय निग्रह की बात करती रही। एक मनुष्य होने के नाते जीवन चलाने हेतु तरह तरह की जरूरतें आन पड़ती है, जो स्वाभाविक और अपरिहार्य भी होती है, जैसे भोजन की, पानी की, हवा की, आश्रय की। इन सभी जरूरतों में लोभ तभी आता है जब हम जीवन जीने के समान नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और आवश्यकता से अधिक पाने के बारे में सोचने लगते हैं। यानी जब एक मनुष्य की जरूरतें दूसरे मनुष्य की जरूरतों को अतिक्रमित करके फैलती जाती है, तब लोभ का जन्म होता है। इसलिए आवश्यकता हर मामले में लोभ की जननी नहीं होती। लोभ की हर आवश्यकता हर मामले में लोभ की जननी नहीं होती है। समान मामलों में आविष्कार की जननी होती है। आज दुनिया जिस महान वैज्ञानिक सभ्यता के रूप में मौजूद है, उसके पीछे यहाँ जो आपको देखिए, उसके पीछे लोभ थे। कारण उन महान वैज्ञानिक आविष्कारों का अपमान करना होगा जिन्होंने दुनिया को पाषाण युग से उत्तम आधुनिक युग में पहुंचा दिया। अगर एडिसन ने बल्ब बनाया तो यह उनका लोभ नहीं बल्कि समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता थी। बल्ब ही क्यों, डायनामाइट बनाने वाले अल्फ्रेड नोबेल के मन से मानव के कल्याण का ही लक्ष्य था। मन में मानव के कल्याण का ही लक्ष्य था। वह तो लोभ रूपी दुरुपयोग था, जिसने रचनात्मक हथियार को भी विध्वंसात्मक बना दिया। मनुष्य ने प्रारंभिक हथियार अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे, ना कि अन्य मनुष्य की हत्या के लिए। किंतु जैसे अच्छी चीज़ का दूसरा पहलू होता है, वैसे ही मानव लिप्सा ने तमाम मामलों में आवश्यकताओं का आविष्कार की जगह लोभ में आवश्यकताओं को आविष्कार की जगह लोभ में बदल दिया। हम यूरोपीय खोजकर्ता उदाहरण ही क्यों ना ले। जब ये व्यापारिक उद्देश्य अपना जीवन दांव पर लगाकर दुनिया भर में नई जगहों को खोज रहे थे, तब आवश्यकता से जुड़े आविष्कारक, देखिए यहाँ पर क्या किताब आवश्यकता, यहाँ पर देखिए क्या किताब आवश्यकता से जुड़े, यहाँ किताब आवश्यकता से जुड़े आविष्कारक तब आवश्यकता से जुड़े आविष्कारक कहे गए। पर जब फ्रांसिस्को पिज़ाई जैसे लोगों ने लोभवश सभ्यताओं को नष्ट करना शुरू किया, तब उनके अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाने लगा, जिन्हें किसी भी लोभी हथियार समूह के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए था। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट, देखिए यहाँ पर क्या, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हर मामले में आवश्यकता लोभ की जननी नहीं हो सकती। लोभ ऐसी तृष्णा है जिससे जीवन में धैर्य धारण करने की शक्ति का अंत हो जाता है। जिस इंसान का धैर्य एवं संतोष प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती। देखिए यहाँ पर एक मिनट, लोभ ऐसी तृष्णा है जिससे जीवन में धैर्य धारण करने की शक्ति का अंत हो जाता है, और जिस इंसान का धैर्य एवं संतोष समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती। क्योंकि लोभी इंसान हमेशा अधिक प्राप्ति की इच्छा में भटकता रहता है, और लोभ के कारण इंसान की बुद्धि कुंठित हो जाती है। जहाँ विवेक या तो होता ही नहीं है और यदि होता है तो कार्य नहीं करता। क्योंकि लोभी इंसान सदा चंचल लोभी मन के द्वारा ही जीवन के प्रत्येक निर्णय लेता है। उसका मन सदैव इंद्रियों के वशीभूत कार्य करता है, यानी उसका अपने पर नियंत्रण ही नहीं रह जाता। लोभ इंसान को कब बेईमान बना देता है, उसे स्वयं भी एहसास तक नहीं होता है। वह कब भ्रष्टाचारी एवं चोर बना था, उसने कब किसी के मन को ठेस पहुंचाई, इन सब बातों को सोचने और समझने की शक्ति लोभी इंसान में नहीं रहती।
देखिए यहाँ पर क्या कि ये लोग एक खाद कि ये लोग भी किस्म किस्म के होते हैं, ये लोग भी किस्म किस्म के होते हैं। पद का लोभ, धन का लोभ, शक्ति का लोभ, यश का लोभ। यहाँ देखिए यश का लोभ, यश का लोभ। देखिए लोभ ना केवल अन्य, देखिए लोभ ना केवल, देखिए लोभ ना केवल अन्य लोगों को कष्ट देता है, बल्कि खुद लोभी को भी हर तरह से कष्ट देता है। लोभ किसी भी प्रकार का हो, देखिए लोभ किसी भी प्रकार का हो, जीवन को कष्टदायक ही बनाता है। जैसे भोजन के लोभी मनुष्य स्वाद के चक्कर में अधिक मात्रा में भोजन खाकर पेट की पीड़ा पेट की पीड़ा से गुजरते हैं। अधिक वसायुक्त एवं नुकसानदेह पदार्थों के सेवन से अपना वजन बढ़ा लेते हैं, जिससे भयंकर बीमारी था उनके जिससे भयंकर बीमारी उनके जीवन को नरक समान बना देती है। किंतु बीमारियों की पीड़ा, इलाज पर होने वाले खर्च एवं शरीर की कार्य क्षमता के ह्रास को रोका जा सकता है। यदि हम भोजन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए करें और स्वाद से दूर रहें तो हमारा जीवन सुखमय होगा। वर्तमान समय में भोजन कुछ लोगों के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक दिखावे और धन प्रदर्शन का माध्यम बन गया है। भोजन में जंक फूड, शराब जैसी चीज़ें शामिल होती जा रही है, और साथ में ला रही भयंकर लाइफ स्टाइल बीमारियां और प्रकृति का निर्मम दोहन। आज एक अमेरिकी मानव सामान्य आवश्यकता का 6 गुना भोजन और बियर इस्तेमाल कर रहा है। इसमें उनके द्वारा आपको बड़ी मात्रा में छोड़ा गया खाना भी होता है। अगर इस अमेरिकी जीवन शैली का हम अभ्यस्त हो गए, जैसा कि दुनिया भर उच्च और मध्यम वर्ग प्रयासरत है, तो हम मनुष्यों की आवश्यकताओं को अकेली पृथ्वी पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। इसके लिए 3 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। वस्तुतः आज का युग बाजार युग है। आज का युग आपको बाजार युग है। यह बाजार आवश्यकताओं की वस्तुएं ही नहीं बेचता, बल्कि हमारे लिए नई और अनावश्यक आवश्यकताएं पैदा भी करता है, अथवा वो आवश्यकता की परिभाषा ही बदल देता है। जैसे हम आमतौर पर प्यास लगने में पानी पीते हैं, पर कोक, पेप्सी, स्प्राइट वाले अपनी कोल्ड ड्रिंक्स पीने की सलाह देने लगे हैं, और तमाम जनता उसे मानने भी लगी है। मोबाइल इस जमाने की एक आवश्यकता बन गई। इतना ही होता तो कोई दिक्कत ना थी, क्योंकि तमाम तरंगे खतरों के बावजूद यह एक उपयोगी उपकरण है। पर बहुत चलाकी के साथ मोबाइल कंपनी ने मोबाइल को हैसियत से जोड़ दिया है। इसी के साथ मोबाइल की आवश्यकता लोभ में परिवर्तित हो गई है। सभी प्रकार के लोगों में अधिकाधिक धनार्जन और शक्ति संचयन का लोभ अधिक व्यापक रहा है। तीव्र उपभोक्तावाद के दौर में जब भौतिकता के विस्तार पर जब भौतिकता के विस्तार पर ज़्यादा जोर है, तो एक चीज़ पा लेने के तुरंत बाद दूसरी चीज़ पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। देखिए यहाँ पर इच्छा का लक्ष्य संतुष्टि नहीं, बल्कि स्वयं इच्छा ही होती जा रही है। लोभ ही जीवन का संचालक बनता जा रहा है। और कहा भी गया लोभ ही जीवन का संचालक बनता जा रहा है। कहा भी गया है कि मानव शरीर मर जाता है, लेकिन लालची का लोभ कभी नहीं मरता। लोभ यानी जरूरत या योग्यता से अधिक की चाह, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए हो। लोभ किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, भोजन, रुपया, सेक्स, वस्तुएं, प्रसिद्धि, ज्ञान, प्रतिष्ठा, कुछ भी। लोभ का रोग तब और भयानक हो जाता है जब हम स्वयं को उसका पात्र मान बैठते हैं, और उसका मिथ्याभिमान भी हमें हो जाता है। यहाँ देखिए मिथ्याभिमान भी हमें हो जाता है। देखिए यह लोभ ही है जिसने सभ्यता की शुरुआत में रक्त रंजित युद्धों को जन्म दिया। अधिक से अधिक जमीन और बड़े साम्राज्यों को बनाने का लोभ संक्रामक बीमारी की तरफ फैल गया, और उसने मानवता की जो बलि ली उसके लोमहर्षक आख्यानों से इतिहास भरा पड़ा। आज भी हमारे समाज की समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों के पीछे लोभ का ही हाथ है। देखिए लोभ से उत्पन्न होने वाले संघर्ष से बचने के लिए विभिन्न समाजों ने कानून और धर्म की व्यवस्थाओं का निर्माण किया। देखिए क्योंकि थोड़े लोगों के हाथों अत्यधिक संसाधन इकट्ठे हो गए, लोभ की निंदा की गई। संस्कृति में प्रगति और वृद्धि पर जोर रहा। ज्ञान और व्यापार का विस्तार हुआ, सामंती प्रथा समाप्त, व्यक्तिवाद का विकास हुआ, और भौतिकता की वृद्धि भी। लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा। कुल मिलाकर अनियंत्रित लोभ बढ़ता गया। अतः यह स्पष्ट हो चला है कि लोभ के कारणों में प्रमुख है मानसिक व्यसन, आत्मसंशय, आत्मरति, और अचेतन स्तर पर यह विश्वास कि धन और आत्मगौरव के बीच सीधा रिश्ता है। ठीक है, धन और आत्मगौरव के बीच सीधा रिश्ता है, पर मूल कारण मानसिक व्यसन है।
वस्तुतः इन स्थितियों में हमें गांधी याद आते हैं, जिन्होंने कहा था यह धरती हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, हमारे लोभ का नहीं। जहाँ तक लोभ का अधिक से नस्लों के बर्बाद होने की बात है, तो इतिहास साक्षी है कि अमेरिका ने अपने सर्वमान्य वर्चस्व की स्थापना के लोभ में ही आपको हिरोशिमा एवं नागासाकी के मासूम लोगों पर विध्वंस परमाणु बम गिरा दिए, जिसका परिणाम आज की नस्लें भी भोग रही है। यही 18वीं सदी में यूरोप से शुरू अंधाधुन औद्योगिक क्रांति का पर्यावरणीय दुष्परिणाम आज की पीढ़ी को भुगतना पड़ है। आज यह लोभ ही तो है कि दुनिया में एक जगह अन्न के आज यह लोभ ही तो है कि दुनिया में एक जगह अन्न के जहाज समुद्र में डूबे जाते हैं, तो दूसरी ओर दुनिया के करोड़ों लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। कुछ लोग 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा प्राप्त कर सकें, इससे करोड़ों लोगों से उनका आशा छीन कर उन्हें दर भटकने के लिए किया जा सकता है। किसी देश में सत्ता हमारे मिजाज की नहीं है, तो शक्ति द्वारा उस देश को नष्ट करके वहाँ के निवासियों को शरणार्थी बनने को मजबूर कर दिया जाता है। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में यही हुआ। अमीर देशों ने दुनिया भर के संसाधनों के अरबों मनुष्यों का जीवन संकट में डाल रखा है। आज लोभ की वजह से दुनिया भर में भूख, गरीबी और जलवायु परिवर्तन से अनेक आतंकवाद जैसे मुद्दे उभर रहे हैं। सभ्यताओं के कथित संघर्ष के पीछे भी कहीं न कहीं पाश्चात्य देशों का अनियंत्रित लोभ भी जिम्मेदार रहा है। उसने सभ्यता की शुरुआत से लेकर अब तक नस्लों को बर्बाद करने का ही काम किया, जिसने आज पूरी पृथ्वी के भविष्य पर प्रश्न लग गया है। जिससे आज पूरी पृथ्वी के भविष्य पर प्रश्न लग गया है। इसलिए भारतीय परंपरा में संतोष को परम सुख कहा गया है। कबीर भी जब यह कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। कबीर भी जब यह कहते कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, तो वह लोभ निग्रह की भारतीय परंपरा की तरफ ही संकेत कर रहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, वह भी देखे तो वह लोभ निग्रह को भारतीय परंपरा की तरफ ही संकेत कर रहे होते हैं। इसलिए आज हमें अपनी सभ्यता और पृथ्वी को बचाने के त्याग और संयम पर आधारित भारतीय जीवनशैली की आवश्यकता है। गांधी इसी को व्यापक अर्थ में स्वराज कहते हैं। इस स्वराज यानी आत्मनियंत्रण को प्राप्त करके हम न केवल खुद को लोभों का शिकार होने से बचा सकते हैं, बल्कि आवश्यकतानुरूप सारा जीवनशैली अपनाकर हम अपनी पृथ्वी पर छाए जीवन के संकट को भी काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि पानी, मिट्टी, हवा या पर्यावरण का कोई भी संकट हमारे लोभों से उपजा है। यदि हम ऐसा करने में सफल रहे तो हम सतत विकास के लक्ष्यों को पा सकेंगे, तो अपनी नस्लों की बर्बादी से बचा सकेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया तीसरा आपको जो ऐसे है कि संघीय भारत में राज्यों के बीच आपको जल विवाद यहाँ पर आपको है, उसको देखिए यहाँ पर। इसमें देखिए संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद जो आपका है, उसको देखिए। नदियों की एक नैसर्गिक विशेषता यह है कि वे इंसान द्वारा बनाई गई सरहदों को नहीं मानती। अपने बहाव क्रम में वे कई बार अपने राज्य अथवा देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है। चूँकि नदी का जल एक अत्यंत मानव उपयोगी संसाधन, अतः इन पर अधिकार है तो राज्यों और देशों के बीच विवाद होता आया है। जल न सिर्फ एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि देखिए यहाँ पर जीवन का आधार भी है। इसी कारण नदियों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। नदियाँ धरती पर मीठे या पेयजल का प्रमुख स्रोत है। विश्व की अनेक सभ्यता संस्कृति का उद्गम और विकास नदियों के तटों पर ही हुआ है, चाहे वह हड़प्पा सभ्यता, सिंधु और सरस्वती हो, या मिस्र, नील या मेसोपोटामिया, दजला और फ्रात की सभ्यता, या फिर चीनी सभ्यता, पीली नदी। ये सभी सभ्यता नदियों किनारे ही पुष्पित फलवित हुई। आज भी विश्व की 80% आबादी ताजे जल के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, नील, टाइबर, राइन, डेन्यूब, येलो, मेकॉन्ग जैसी बड़ी नदियों पर निर्भर करती है। लेकिन दुखद बात यह है कि जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और नदी जल के अत्यधिक दोहन से नदियों के जल स्तर में लगातार कमी आ रही है, जिससे अनेक देशों के सामने जल समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इतना सब होने पर भी गंदी राजनीति अपने फायदे के नदी जल विवाद को फलने फूलने का अवसर प्रदान करती है और हमेशा इसे बनाए रखना चाहती है। पिछले 70 सालों में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में 70% की कमी आई है, जबकि जनसंख्या में लगभग 3.5 गुना की वृद्धि हुई है। अतः बढ़ती आवश्यकता और घटते जल स्रोत के कारण भारत में भी नदी जल को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। कभी यमुना सतलज लिंक नहर एवं रावी व्यास के पानी के लिए पंजाब हरियाणा में तनातनी होती है, तो कभी
तो कभी कृष्णा नदी का जल आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विवाद का कारण बनता है। कभी वंशधारा नदी जल का जल का विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के संबंधों में उबाल ला देता है। तो कभी कावेरी के पानी का मुद्दा कर्नाटक और तमिलनाडु के सड़कों पर आग लगा देता है। कहने तात्पर्य यह है कि भारत में बहने वाली अधिकांश नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों में विवाद, ये नदी जल विवाद भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों के बीच विद्वेष का कारण बनते हैं, जिससे सहकारी संघवाद की अवधारणा को चोट पहुंचती है। अब यदि हम देश के अंदर बहने वाली नदियों के जल बंटवारे पर विचार करें तो अनेक सवाल उभरते हैं, जैसे क्या वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे का समाधान करने में सक्षम है? क्या पानी को समर्थित सूची में शामिल किया जाना चाहिए? क्या नदी जल को लेकर राज्यों के बीच हो रहे झगड़ों से भारत के संघीय ढांचे को खतरा है? इन समस्त प्रश्नों के समुचित उत्तर न सिर्फ अंतर्राज्यीय नदी जल समस्या को समझने में सहायक सिद्ध होंगे, अपितु केंद्र राज्य संबंधों को परखते हुए जल विवाद के अस्थायी निदान का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि सच्चाई यह है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि सच्चाई यह है कि भारत में कई राज्यों के बीच नदी जल विवाद आज भी विद्वान है। देखिए नदी जल विवाद आज भी विद्वान है, जिसमें सहकारी संघवाद की अवधारणा चोटिल होती है, किंतु इतना कर देने से ही अनुच्छेद 262 या अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की अहमियत समाप्त नहीं हो जाती। दरअसल संघात्मक देशों के सामने एक जटिल चुनौती यह होती है कि संघ का निर्माण करने वाले विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध आपको सहज एवं तनावरहित हो रहे हैं। संविधान निर्माताओं के अनुमान था कि नदियों के जल बंटवारे का मुद्दा राज्यों के बीच विवादों का एक बड़ा कारण बन सकता है। देखिए वे यह भी समझते थे कि ऐसे विवादों का समाधान न्यायपालिका के भरोसे छोड़ देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उन्हें आपसी सहमति, सुलह और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने से राज्यों में परस्पर सौहार्द कायम रहेगा। देखिए इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान में अनुच्छेद 262 की व्यवस्था की गई। यह अनुच्छेद संविधान के जिस भाग में सम्मिलित है वह केंद्र राज्य संबंध के अनेक पहलुओं को बयान करता है। यानी संविधान अनुच्छेद 262 केंद्र राज्य संबंधों को ध्वनित करने वाला प्रावधान है। यह अनुच्छेद यहाँ पर क्या, यह अनुच्छेद संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचायक है। अतः नदी जल विवाद को लेकर इसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाना जल्दबाजी होगी। जहाँ तक अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की सक्षमता पर सवाल है, तो यहाँ भी ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ कोई कमजोर कानून नहीं है। इसके तहत संसद की अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अधिकरण का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बराबर महत्व रखेगा तथा जब केंद्र सरकार के अधिकरण के निर्णय को स्वीकार कर लेगी तथा एक मिनट फिर से देखिए यहाँ देखिए, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अधिकरण का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बराबर महत्व रखेगा तथा जब केंद्र सरकार अधिकरण के निर्णय को स्वीकार कर लेगी तब वह उसे राजपत्र में प्रकाशित कर देगी, जिसे मानव राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रकार देखें तो यह बहुत ही ठोस कानून लगता है, किंतु इस कानून में देखिए यहाँ पर एक खास बात जो कहा गया उसको देखिए, किंतु इस कानून में कुछ खामियां थी, खासकर अधिकरण के गठन तथा इसके फैसले की कोई समय सीमा। देखिए यहाँ पर क्या, किंतु इस कानून में कुछ खामियां थी, खासकर अधिकरण के गठन तथा इसके फैसले की कोई समय सीमा निश्चित न होने कारण देखिए किंतु इस कानून में कुछ खामियां थी, खासकर अधिकरण के गठन तथा इसके फैसले की कोई समय सीमा निश्चित न होने कारण आवेदन मिलने के बाद भी केंद्र सरकार कई बार लंबे समय तक अधिकरण का गठन नहीं करती थी तथा गठन के पश्चात भी अधिकरण अपना फैसला काफ़ी विलंब से देता था। हालांकि इसे सरकारी आयोग 1988 की सिफारिश सिफारिशों के आधार पर 2002 में संशोधित कर लिया गया। फिर भी इस कानून के आधार पर गठित 8 अधिकरणों में से मात्र
देखिए 8 अधिकरणों में से मात्र 3 अधिकरण ही विवादों का निपटारा करने में सफल हुए। यह कमी जरूर रही। इसके पीछे राजनीतिक कारणों के साथ साथ क्रियान्वयन की कमजोरी भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि केंद्र राज्य संबंधों के विवेचन में यह उल्लेखनीय है कि दोनों के बीच का संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र की सरकार कितनी मजबूत है। केंद्र की सरकार कितनी मजबूत है, अगर केंद्र की सरकार एक दल की है और उसके पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर केंद्र का वर्चस्व बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि केंद्र में गठबंधन की सरकार और मजबूत और गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की प्रभावी भूमिका है, तो स्वाभाविक तौर पर राज्यों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इस आधार पर यदि देखें तो नदी जल समझौते की विफलता के पीछे इस संवैधानिक प्रावधान या इसके आधार पर बने कानूनों की कमजोरी नहीं, बल्कि गठबंधन सरकार की कमजोरी और क्षेत्रीय दलों का सशक्त उभार ज़्यादा महत्व रखता है। पर हाँ इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जाना कौतूहल पैदा करता है। देखिए संघीय भारत में यानी कहा गया इसको, देखिए संघीय भारत में देखिए यहाँ पर क्या है कि संघीय भारत में नदी जल विवाद में अक्सर यह सवाल उठता रहता है कि नदी जल के मामले में केंद्र का नियम मान्य होगा या राज्य का। यूँ तो नदी जल को राज्य सूची में रखा गया, किंतु नदी घाटी के नियमन और विकास को केंद्र सूची का विषय माना गया। इस कारण यह मुद्दा और उलझा हुआ नजर आता है। कुछ विद्वान नदी जल विवाद के बने रहने के पीछे इसे भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। अतः उनकी मांग रहती है कि नदी जल को संवर्धित सूची में शामिल कर लिया जाए। सामुदायिक जल प्रबंधन की हमेशा से वकालत करने वाले जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने भी पानी को संवर्धित सूची में लाने का समर्थन किया है। वहीं सरकारी आयोग ने इसे राज्य सूची में ही रखने की अनुशंसा की थी। केंद्र सूची में इसे इस वजह से भी सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नदी जल का व्यापक उपयोग कृषि सिंचाई कार्यों में भी किया जाता है। और कृषि सिंचाई को निर्बाध रूप में यहाँ देखो कि केंद्र सूची में इसे इस वजह से भी सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि नदी जल का व्यापक उपयोग कृषि सिंचाई कार्यों में भी किया जाता है। और कृषि सिंचाई को निर्बाध रूप में से राज्य सूची का विषय माना गया है। हालांकि मई 2016 में जल संसाधन संबंधी अस्थायी संसदीय समिति ने नदी जल को संवर्धित सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अस्थायी समिति की राय है कि यदि पानी पर राज्यों के बदले केंद्र का अधिकार हो, तो नदी जल विवाद के साथ साथ बाढ़ सुखाड़ जैसी स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटना संभव हो सकेगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा? तो यहाँ देखिए यह बात सच है। संवर्धित सूची में आने से केंद्र पानी संबंधी जो भी कानून बनाएगा उन्हें मानना राज्य सरकारों की बाध्यता होगी। केंद्रीय जल नीति हो या जल कानून, वे पूरे देश में समान लागू होंगे। पानी के संवर्धित सूची में आने के बाद केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के समक्ष राज्यों के कानून स्वतः निष्प्रभावी हो जाएंगे और जल बंटवारा विवाद में केंद्र का निर्णय अंतिम होगा। नदी जोड़ो परियोजना के संबंध अपनी आपत्ति को लेकर अड़ जाने के राज्यों के अधिकार पर पाबंदी लग जाएगी और केंद्र सरकार इसे बेरोक टोक पूरा कर सकेगी। लेकिन इस बात में संदेह जरूर है कि इससे राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले विवाद रुक जाएंगे। संभव है राज्यों की कृषि सिंचाई परियोजनाओं को इससे हानि पहुंचता नदी जल उपयोग को लेकर तनाव और ज़्यादा गंभीरता सामने आए। एक तरफ यह भी है कि केंद्रीकरण से तनाशा व्यवस्था को बल मिलता है, जबकि पानी समाज के लिए है। अतः इसके प्रबंधन की व्यवस्था भी समाज के हाथों में ही होना चाहिए। ऐसे में नदी जल के संवर्धित सूची में आने से जलाधिकार के संघर्ष और पानी के व्यवसायीकरण की संभावना घटने की वजह बढ़ेगी। यहाँ यह बात भी समझने की है कि नदी जल को लेकर वर्तमान में जो संवैधानिक स्थिति है, उसका मतलब है कि केंद्र सरकार पानी को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है, केंद्रीय जल नीति एवं केंद्रीय जल कानून बना सकती है, लेकिन उन्हें उसी रूप में या पूर्णतः मानने के वह राज्य सरकार को बात नहीं कर सकती। किंतु राज्य का विषय होने का मतलब यह कतई नहीं कि नदी जल के मामले में केंद्र का इसमें कोई दखल नहीं है। राज्यों के बीच बहने वाले नदी जल को लेकर
नदी जल को लेकर जल विवाद हो जाए या तो जल विवाद हो जाए तो निसंदेह केंद्र उसमें दखल देने का अधिकार रखता है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए ही तो एक समय केंद्र सरकार द्वारा जल रोकथाम एवं नियंत्रण कानून 1974 की धारा 58 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के बावजूद एकात्मक हो जाता है, अर्थात विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा संसद कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अतः यह आवश्यक नहीं कि नदी जल को समवर्ती सूची में ही शामिल कर दिया जाए। जहाँ तक देखिए यहाँ पर क्या कि जहाँ तक बात है संघीय ढांचे की, तो देखिए जहाँ तक बात है संघीय ढांचे की, जहाँ तक इसमें जो यहाँ पर कहा गया, देखिए जहाँ तक बात है संघीय ढांचे की तो देखिए जहाँ तक बात है संघीय ढांचे की तो जब भी दो या उससे अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद गहराता है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे भारतीय संघीय ढांचे को रखने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो क्या सही मायनों में हमारा भारतीय संघ इतना कमज़ोर है कि वह नदी जल उपयोग के मामले में भी ढहने के कगार पर आ जाता है? क्या राज्यों के बीच अपने अधिकार को लेकर हुए संघर्ष का मतलब संघीय ढांचे की बर्बादी है? और क्या सच में केंद्र राज्य के बीच का समय इतना नाजुक है कि नदी जल के अधिकार के मुद्दे पर सहकारी संघवाद की भावना उसमें डूब जाएगी? देखिए इन प्रश्नों का उत्तर संघीय ढांचे, सहकारी संघवाद और नदी जल विवाद के अंत संबंधों को निरूपित करेगा। संघीय ढांचे का समान अर्थ यह होता है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक, आर्थिक और न्यायिक शक्तियों का उचित बंटवारा है। भारतीय संघ राज्यों का आपसी सम्मेलन और समझौते का परिणाम नहीं। भारतीय संघ राज्य के आपसी सम्मेलन और समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है जिसने अपनी शक्ति का प्राधिकार भारत की बहुत संपन्न जनता से प्राप्त किया था। तो यही वजह है कि इसे किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार संविधान नहीं देता। भारतीय संघीय प्रणाली को सहकारी संघवाद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर सहयोग ही सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद के तहत केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग की भावना होती है। यह संघीय ढांचे का आधार है। देखिए यहाँ पर क्या संघीय ढांचे का आधार है। संघीय ढांचे की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसकी हर इकाई खुद को संघ का एक अंश समझती है और तदनुरूप इसके विकास में अपना योगदान देती है। इस प्रकार अटूट रिश्ते वाले संघीय ढांचे को नदी जल विवाद से खरोच की संभावना तो है, किंतु उसके धराशायी होने के आसार कतई नहीं है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो राज्यों के बीच हुए नदी जल विवाद से विद्वेष का सृजन होता है और इसके त्वरित निपटान न होने की वजह से संघीय ढांचे के प्रति राज्यों में अविश्वास पनपता है। कई बार केंद्रीकृत संघवाद, एकात्मक संघवाद और सौदेबाजी के संघवाद के समय सहकारी संघवाद की भावना लुप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में नदी जल विवाद का फैसला केंद्र द्वारा थोपा जा सकता है या फिर इसे अत्यधिक विलंबित किया जा सकता है। जब राज्य सरकार अपनी जनता को अपनी देश के पड़ोसी राज्य के स्वार्थ के कारण अपने भूभाग में बहने वाली नदी के जल से भी लाभान्वित नहीं कर पाते, तब उसमें अलगाव की भावना का अवतरण स्वाभाविक है। कावेरी, रावी, सतलज, ब्यास, कृष्णा, महादयी नदी विवाद आदि से उपजा आक्रोश ऐसे ही उदाहरण है। कई दफा नदी जल विवाद आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता के कारण भावात्मक मुद्दा भी बन जाता है। तब यह संघीय ढांचे के ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे संघीय ढांचे का स्वरूप विरूपित नहीं होता, उसके धराशायी होने की तो बात सोचना भी बेमानी होगी। फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि बार बार उभरते नदी जल विवादों से संघीय ढांचा चोटिल होता है तथा सहकारी संघवाद की भावना का क्षरण होता है। अतः इसके समुचित समाधान का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अंत यही कहा जा सकता है कि एक संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध न हो। चूँकि दोनों सरकार एक नागरिक प्रशासन करती है और उनके कल्याण के लिए कार्यों को संपादित करती है, इससे आपस में सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। इसलिए आपस में सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है, यह बात सच है। देखिए इसलिए आपस में सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है, यह बात सच है। देखिए यहाँ पर क्या यह बात सच है कि नदी जल बंटवारे को लेकर कई राज्यों में विवाद विद्यमान है, परंतु उनसे देश के संघीय ढांचों को अभी तक गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इस शायद हमारा सहकारी संघवाद इतना कमजोर नहीं हुआ कि वह जल विवाद में से बिखर जाए। पर सचेत रहने की आवश्यकता जरूर है कि हालांकि नदी जल को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए या नहीं, ये अलग
मुद्दा है, लेकिन अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि पर विचार आवश्यक है। देखिए उल्लेखनीय कि अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटी जल विवाद का समाधान हेलेंस्की समझौता 1986 के अनुसार तर्कसंगतता तथा समानता के आधार पर किया जाता है। विवाद की स्थिति में आपसी चर्चा की जाती है और अंत में अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाया जाता है। इसी प्रकार भारत में जब विवादों का समाधान संविधान का अनुच्छेद 262 के आधार पर किया जाता है। संभव इसमें कुछ खामियां हो या इस आधार पर बने अधिनियमों एवं अधिकरणों के सही क्रियान्वयन में समस्या आए, फिर भी इसे खारिज नहीं किया जा सकता। यदि हम पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि 1960 का सम्मान कर सकते हैं, नेपाल के साथ आपको महाकाली नदी जल समझौते 1997 का निर्वाह कर सकते हैं, तो आखिर अपने देश में अंतर्राज्यीय नदी विवाद के लिए एक सर्वस्वीकृत वैधानिकी का विकास क्यों नहीं कर सकते। यही हमारे सहयोगात्मक संवाद को पुनः सत्य प्रमाणित करने की पहल होगी। अब आगे हम देखिए क्या इसमें जो नदी जल विवाद आपको था, इसमें आपको आगे जो देखिए आप नदी जल विवाद को हम देखिए आगे नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और समाज कल्याण का अपरिहार्य कारक है। इसमें देखिए आपको यहाँ देखिए नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और समाज कल्याण का अपरिहार्य कारक है। देखिए नव प्रवर्तन यहाँ जो कहा गया, नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और समाज कल्याण का अपरिहार्य कारक है। नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और समाज कल्याण का अपरिहार्य कारक है। देखिए यहाँ पर सामान्यतः मानव सभ्यता के विकास को विज्ञान की उन्नति और उसके बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि आदिम अवस्था से आज की उन्नत अवस्था तक का सफर विज्ञान और उसके आविष्कारों की देन है। वस्तुतः वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारी सभ्यता को बहुत कुछ दिया, पर इन आविष्कारों की उपयोगिता में वृद्धि नव प्रवर्तन अर्थात नवाचार नहीं की। मसलन देखिए आपको क्या, मसलन पहिए, देखिए मसलन आपको पहिए का आविष्कार कर मनुष्य ने अपनी तमाम मुश्किलें आसान की और भारी चीज़ों को कम परिश्रम करके दूर तक ले जाना संभव हुआ। पर पहिए के आविष्कार के बाद ही वह घटना जिसमें पहिए गाड़ी को जानवर से बांधकर खिंचवाया गया नव प्रवर्तन था। निसंदेह नव प्रवर्तन और आविष्कार में फर्क है। जहाँ आविष्कार का अर्थ किसी नूतन विचार को मूर्त रूप में लाना है, वही नव प्रवर्तन इसी विचार की उपयोगिता बढ़ाने की प्रक्रिया है। आविष्कार बिल्कुल नए विचार की बात करता है, जबकि नव प्रवर्तन सुधार और आविष्कार के बीच की कड़ी है। देखिए हर चीज़ में सुधार संभव होने की धारणा नव प्रवर्तन का मूल है। इसके चलते नव प्रवर्तन की प्रक्रिया किसी एक क्षेत्र विषय या वर्ग तक सीमित नहीं है। मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में नव प्रवर्तन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। विज्ञान व्यापार, देखिए यहाँ पर क्या, विज्ञान व्यापार समाज प्रशासन पर्यावरण राजनीति समेत सभी क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति में दरअसल नव प्रवर्तन का विशेष योगदान है। नव प्रवर्तन का विशेष योगदान है। देखिए यहाँ पर क्या, सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में धातुओं की खोज एक मील का पत्थर माना जाती है। दरअसल धातुओं का यह महत्व सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे मानव ने मजबूत हथियार बनाए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि इसका एक अन्य महत्व कृषि औजारों के रूप में दृष्टिगत हुआ, जिसका परिणाम अधिशेष उत्पादन के रूप में सामने आया। यही अधिशेष उत्पादन ही कालांतर में सभ्यताओं के विकास का मूल बना और हड़प्पा मेसोपोटामिया से सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित सभ्यता अस्तित्व में आई। ये धातुओं की खोज और उनसे बने औजारों में नव प्रवर्तन का ही परिणाम था। व्यापार की नई प्रणाली, प्रशासन और समाज के नियमन के नए तरीके, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हुई गुणात्मक वृद्धि दरअसल समाज की नवाचारी प्रकृति का ही परिणाम थी। वस्तुतः ज्ञान उत्पादन की प्रक्रिया जो नव प्रवर्तन और तकनीक विकास की नींव डालती है, दूसरी किसी वस्तु से अलग होती है, क्योंकि ज्ञान व जन कल्याण है जो समय के साथ बढ़ता जाता है और इसमें बहिर्मुखता निहित होती है। ज्ञान संस्थानों का, देखिए यहाँ पर क्या कि ज्ञान संस्थानों का नेटवर्क इस बात का प्रमाण है कि इंजीनियरिंग, तकनीक, चिकित्सकीय शोध, IT सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। बड़ी संख्या में निर्मित सस्ती जेनेरिक दवाएं, जयपुरी पाँव, सस्ती हृदय शल्य चिकित्सा और बेहद कम लागत में मार्स मिशन जैसे नव प्रवर्तन अपनी सामाजिक और आर्थिक उपयोगिता बड़ी मजबूती से साबित करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार के बाद से समाज में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। चरणबद्ध तरीके से इसने हमारे समाज के लगभग सभी आयामों को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि उनका कायाकल्प भी किया।
देखिए उनका कायाकल्प भी किया, देखिए उनका कायाकल्प भी किया। देखिए समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन सभी जगहों पर नवप्रवर्तन अपनी उल्लेखनीय मौजूदगी दर्ज कराए। कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार ने नए युग की शुरुआत भले ही की, पर दिन प्रतिदिन समाज में कंप्यूटर का बढ़ता दखल वास्तव में कंप्यूटर संबंधित नवप्रवर्तन का ही परिणाम है। चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और प्रसार करने वाली ई मेडिसिन की व्यवस्था हो, चाहे देश भर में साक्षरता एवं शिक्षा के प्रसार के प्रतिबद्ध ई एजुकेशन, ये सभी नवप्रवर्तन के उदाहरण है। इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन जो कुछ वर्ष पहले तक महज एक बातचीत का उपकरण था, देखिए आज अपने मौजूदा स्मार्टफोन के अवतार में हजारों लाखों मोबाइल ऐप्स के साथ दुनिया भर की तमाम सुविधाओं को मुट्ठी में किए हुए हैं। बटन दबाते दुनिया की सभी नियामतें घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराने वाली यह सुविधा नवप्रवर्तन की ही तो देन है। देखिए जहाँ इससे समाज का जीवन स्तर सुधर रहा है, वहीं इसने रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। देखिए मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और सैकड़ों अनुत्पादन इतिहास में पहली बार ज्ञान उत्पादन, वितरण और उपभोग के एक नए तरीके से परिभाषित किया है। हर उत्पाद में नई पुर्जे हैं, हर उत्पाद में अनेक पुर्जे हैं, हर उत्पाद में अनेक पुर्जे और अनेक पुर्जों के नवप्रवर्तन की अपनी गाथा है। हर पुर्जा अपने अगले संस्करण के साथ विकास के नए चरण को बल देता है। स्टार्टअप जैसी संकल्पनाओं ने साबित किया है कि अमीर होना अब पहले की तरह कठिन नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में संभावनाओं की कमी नहीं है और रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। फिर आपको देखिए यहाँ पर अगर नवप्रवर्तन पर वैश्वीकरण के प्रभाव की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव ज्ञान उत्पादन, स्वामित्व, विकास और विपणन के ढंग में भी दिखाई देने लगा है। इसके प्रभाव से नवप्रवर्तन की प्रक्रिया के केंद्र अनुसंधान एवं विकास के स्तर और ढांचे में भी परिवर्तन आया है। अनुसंधान एवं विकास और नवप्रवर्तन हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन नीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा और वस्तु विज्ञान जैसी विज्ञान आधारित नई प्रौद्योगिकियों के दोहन छोटे एवं मझोले उपक्रम गरीब एवं कमजोर लोगों, जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास की चुनौतियों का सामना करने से लेकर मनोरंजन तक में विज्ञान अनुसंधान नवप्रवर्तन की भूमिका, नवप्रवर्तन प्रमुख देखिए यहाँ पर क्या विज्ञान अनुसंधान और नवप्रवर्तन की भूमिका प्रमुख हो गई है। छोटे सामाजिक और तकनीकी बदलाव के सतत नवप्रवर्तन काफ़ी हद तक विश्वविद्यालयों, सरकारी खर्च पर चलने वाले प्रयोगशालाओं और बहुराष्ट्रीय निगमों समेत व्यावसायिक उपक्रमों में होने वाले अनुसंधान एवं विकास पर निर्भर करते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के विकास के नए इंजन के तौर पर एशिया के उदय ने भी नवप्रवर्तन के नए भूगोल का संकेत देना शुरू कर दिया है। नवप्रवर्तन का नया भूगोल कुछ एशियाई अर्थव्यवस्था को इशारा करता है, जो विशिष्ट ज्ञान के नए स्रोत और नवप्रवर्तन का हॉटस्पॉट के रूप में दिखाई देने लगा है। मितव्ययी और उधर्वगामी नवप्रवर्तन के सिद्धांत अलग अलग रूपों में एक दूसरे से जुड़े हैं और इनकी शुरुआत काफ़ी हद तक भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों के अनुभवों से हुई। पर नवप्रवर्तन इन सभी लाभों के बावजूद हम इसके सकारात्मक प्रभावों को खारिज नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपको विज्ञान के वरदान या अभिशाप होने की अपनी एक भाषा है, उसी प्रकार नवप्रवर्तन के लाभों के साथ साथ उससे जनित हानियों की भी एक पूरी सूची है, जिसका विस्तार नवप्रवर्तन के विस्तार से ही जुड़ा है। मसलन अगर इंटरनेट के नवप्रवर्तन से हमें दुनिया भर की तमाम सुविधाएं दी है, तो हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर और वानाक्राई जैसी मुसीबतें इसी नवप्रवर्तन का ही एक अस्थायी पक्ष है। देखिए जीवन अक्सर दवाओं के साथ नशीली दवाओं का कारोबार और स्वस्थ मनोरंजन के साथ असली और समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सिनेमा भी है, जो नवप्रवर्तन के पूर्ण रूप से सकारात्मक होने की अवधारणा पर प्रश्न उठाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अनुसंधान है, हम देखिए अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन यहाँ पर क्या कि साथ ही वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन नीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा और वस्तु विज्ञान जैसी विज्ञान आधारित नई प्रौद्योगिकी के दोहन तथा छोटे एवं मजदूर उपक्रमों, गरीब एवं कमजोर लोगों, जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास की चुनौतियों का सामना करने से लेकर मनोरंजन तक में विज्ञान अनुसंधान और नवप्रवर्तन की भूमिका प्रमुख हो गई है।
देखिए इसके अतिरिक्त कहना ना होगा कि नवप्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और समाज कल्याण के एक महत्वपूर्ण कारक भले हो सकता है, पर इसका अपरिहार्य समझा जाना अतिवाद होगा। ऐसा करना कहीं न कहीं आविष्कारों के महत्व को कम आंकना है। ये नींव की ईंट के महत्व को नज़रअंदाज करके सिर्फ भवन और उसकी सुंदरता का गुणगान करने जैसा होगा। साथ ही नवप्रवर्तन को लेकर किए जाने वाले सभी उद्यम अपने उद्देश्य में तब तक अपूर्ण होंगे जब तक इन उद्यमों और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों से समाज के हाशिए पर बैठा अंतिम व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो जाता। देखिए आप इसके अतिरिक्त हम जो क्या कि इसके अतिरिक्त कहना उचित होगा कि किसी व्यक्ति में मौजूद रचनात्मकता का सीधा संबंध उस व्यक्ति को मिली गलती करने की छूट से। दरअसल ये रचनात्मकता ही नवप्रवर्तन का मूल है। हमारी सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पड़ाव को नियमित करती है और हमारी शिक्षा व्यवस्था स्मृति को ही मेघा का पर्याय मानती है। ऐसे में समझना आसान है कि गणित और विज्ञान में शुरुआती चरणों में अव्वल आने वाले बच्चे क्यों युवा अवस्था में कमाल नहीं कर पाते। नवप्रवर्तन के प्रति हमारा निराशाजनक रवैया शायद देश से प्रतिभा पलायन की बड़ी वजह है। ऐसे में देखिए नवप्रवर्तन का आर्थिक समृद्धि और समाज कल्याण में कितना भी योगदान हो और इस मुद्दे पर हम कितना भी विमर्श क्यों ना कर ले, पर जब तक देश में नवप्रवर्तन की प्रवृत्ति को तकनीक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जन सुविधाओं के सभी स्तरों पर पर्याप्त बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जन सुविधाओं के सभी स्तरों पर पर्याप्त बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, हम पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर क्या कि सहकारी संघवाद जिसको बोलते हैं मिथक अथवा सहकारी संघवाद मिथक अथवा यथार्थ की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति से समृद्ध भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ सदियों से अनेक भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले तथा अलग अलग निर्जातीय समूह के लोग परस्पर सौहार्द एवं सहिष्णुता के साथ निवास करते हैं। इन विविधताओं से ओतप्रोत होते हुए भारतीय धरा के निवासियों में कई अद्भुत समानताएं पाई जाती है। सारी जमीन के साथ इस तरह के लोगों का एक साझा इतिहास एवं एक समृद्ध साझी विरासत है। साथ ही देखिए यहाँ पर क्या कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भूभाग के लोग संघीय ढांचे पर टिकी प्रजातांत्रिक राजनीति के द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए हैं। देखिए मध्यकालीन राजतंत्रीय व्यवस्था और 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन उपरांत जब देश स्वतंत्र हुआ और देश को एक सुसंगठित ढांचे में पिरोने के लिए संविधान सभा बैठी तो उसके सम्मुख की मुख्य चुनौती थी कि इतनी विविधताओं से परिपूर्ण देश को किस प्रकार के शासन प्रशासन की एक सर्वस्वीकृत मामला में पिरोया जाए। देखिए यहाँ पर क्या इस बड़ी चुनौती के समाधान स्वरूप संविधान के माध्यम से भारत में संघवाद की स्थापना की गई। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक व्यवस्था प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है। हालांकि भारत में स्थानीय शासन के रूप में इसका एक तीसरा स्तर भी स्थापित हो चुका है। संघवाद को उन्नत रूप में सहकारी संघवाद का आशा है देश के निवासियों को कल्याणकारी शासन प्रदान करने हेतु केंद्र एवं राज्यों द्वारा आपस में सहयोग स्थापित करना। इसी का एक अन्य रूप है प्रतिस्पर्धी संघवाद जिसका आशय है लोगों को कल्याणकारी शासन देने के लिए राज्यों का आपस में प्रतिस्पर्धा करना। भारत में संघवाद के ये दोनों उन्नत रूप सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी 1991 ईस्वी में उदारवाद निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बाद दिखाई देने शुरू होते हैं और वर्तमान में भारतीय संघीय संरचना में के प्रत्येक घटक लक्ष्य की प्राप्ति में भी संलग्न है। लेकिन इसे एक शब्द में समझना आसान होगा कि भारतीय संघीय संरचना टीम इंडिया के रूप में परिवर्तित होती रही है। फिर आपको आगे हम जो कहा गया देखिए सहकारी संघवाद आपको भारत के जरूरी क्यों है और अगर देखिए सहकारी संघवाद यहाँ देखिए सहकारी संघवाद भारत के जरूरी क्यों है और अगर अब इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में व्याप्त क्षेत्र और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में इस बात पर सहमति थी कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के संघीय प्रणाली उपयुक्त होगी। उन्हें विविधताओं का ज्ञान और उनका मानना था कि इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों और विविध भाषा भाषी लोगों को सत्ता
भाषाभाषी लोगों को सत्ता में सहभागी बनाना था तथा सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो उन बातों को लागू करना अनिवार्य था जिनसे विविधताओं का समावेशीकरण हो सके। अतः संविधान सभा ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्था को अंगीकृत किया। संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही हमारा संविधान एकता पर आपको बल देता है। इससे भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। केंद्र एवं राज्य स्तर के पर अलग अलग सरकारों की बात स्वीकृत की गई है। केंद्र एवं राज्य सरकारों का स्पष्ट कार्यक्षेत्र है तथा सूचियों के द्वारा उनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। साथ ही यदि दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसा प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप विवाद की सुनवाई करेगी तथा निष्पक्ष फैसला करेगी। संविधान में निहित इन संरचनाओं ने भारत में सहकारी संघवाद की नींव स्थापित की। अब प्रश्न ये उठता है क्या, देखिए यहाँ पर जो कहा गया, अब प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माण से लेकर अभी तक की यात्रा में भारत में सहकारी संघवाद कितना मिथक साबित हुआ और कितना यथार्थ है। देखिए पहले अगर ऐतिहासिक विश्लेषण की बात करें तो हम पाते हैं कि भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशीलता प्रकृति का काफ़ी भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति काफ़ी प्रभाव रहा है। शुरुआती वर्षों में जब केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था तब नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और समान रहे। समय गुजरने के साथ साथ कांग्रेस के वर्चस्व में कमी आने एवं राज्यों में विरोधी दलों के सत्ता में आने के बाद केंद्र और राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होना शुरू हुआ तथा राज्यों को और ज़्यादा शक्ति स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और परिष्कृत रूप में संघवाद की शुरुआत हुई। स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण होता गया, किंतु इस प्रक्रिया में कई ऐसे उदाहरण और राजनीतिक वाद विवाद उत्पन्न हुए जिनसे भारतीय संघवाद एक मिथक साबित होता हुआ दिखाई देने लगा। देखिए यहाँ पर क्या सबसे अधिक विवाद, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक विवाद आपको अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लागू किए जाने वाले राष्ट्रपति शासन और राज्यों में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की भूमिका को लेकर ऐसा देखा गया कि यदि केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें हो तो राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कम रही। राज्य सरकारों ने अक्सर यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से उसके कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। ऐसे ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं से परे जाकर संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु बदले की राजनीति के तहत किया गया। केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने भी इस समस्या को रेखांकित किया था और इसके समाधान के उपाय भी सुझाए थे, किंतु उन पर अमल नहीं किया गया। ऐसे आखिर भारतीय सेवाओं के मामले में भी राज्य सरकार बहुत संतुष्ट नहीं थी। इन सेवाओं को राज्य सरकारों अपने मामलों में केंद्र का गैर जरूरी हस्तक्षेप माना। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राज्य मन्नार समिति ने तो इन सेवाओं को खत्म कर देने का सुझाव दिया था। इसके अतिरिक्त आपको नदी जल विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा जिसने भारत में सहकारी संघवाद की भावना पर बहुत चोट की, चाहे वो कावेरी नदी जल विवाद हो, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद हो या हाल में चर्चित सतलज नदी जल विवाद। यह एक ऐसा विषय रहा जिसका सर्व स्वीकृत समाधान अभी तक नहीं ढूंढा जा सका। ऐसे ही केंद्र एवं राज्यों के बीच ऐसे ही केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण विषय है वित्तीय विषय। देखिए राज्यों का मानना है कि ज्यादातर वित्त उपयोगी संसाधन और महत्वपूर्ण कर स्रोतों पर केंद्र सरकार का कब्जा है। आर्थिक सुधारों के बाद आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे सेवाकर को भी केंद्र ने हथिया लिया। इन सब बिंदुओं के अतिरिक्त इकाई नागरिकता समवर्ती सूची के विषय पर केंद्रीय कानूनों की वरीयता, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में समाहित होना, संसद को नए राज्यों के निर्माण एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंध अधिकार जैसे कई विषय रहे जो संघवाद की मूल भावना से साम्यता नहीं स्थापित करते हैं।
देखिए अब यदि देखिए क्या कि अब यदि सहकारी संघवाद के यथार्थ होने के पक्ष की बात करें तो पाएंगे कि भारत में सहकारी संघवाद की भावना प्रबल रूप में स्थापित है और समय के साथ यह भावना और समय के साथ और देखिए और समय के साथ देखिए यहाँ पर क्या कि एक और यदि हम यदि हम सहकारी संघवाद के यथार्थ होने का पक्ष की बात करें तो पाएंगे कि भारत में सहकारी संघवाद की भावना प्रबल रूप में स्थापित है और समय के साथ यह भावना अटूट होती जा रही है। अगर हम बिंदुवार विश्लेषण करें तो देखते हैं कि जो विषय संघवादी भावना के विपरीत है उनका समय के साथ उचित समाधान भी तलाश लिया गया। मसलन अगर हम राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल की भूमिका के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इंदिरा साहनी और बम्बई केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बाद इन प्रावधानों का गैर संवैधानिक प्रयोग लगभग समाप्त हो गया और यदि इन प्रावधानों के अनुचित प्रयोग करने का दुस्साहस केंद्र सरकार ने किया भी तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में न्याय किया गया। पिछले वर्ष उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में घटित राजनीतिक घटनाक्रम से घटनाक्रम से यह बात पूर्णतः सही साबित होती है। इसके साथ ही राज्यों की एक बड़ा विरोध योजना आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर था कि आयोग अपनी प्रकृति में केंद्रीकृत और संविधान के संघात्मक ढांचे के विपरीत है। राज्यों के इस विरोध को ध्यान रखते हुए योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसमें राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया और नीति निर्माण कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका बढ़ा दी गई। इसके अलावा राज्यों के वित्तीय मामलों को लेकर जो शिकायतें थी उन्हें 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति देकर दूर कर दिया गया। इसके तहत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 22% कर दी गई, जिससे राज्यों को प्राप्त होने वाली आय में व्यापक वृद्धि हुई। इसके साथ ही जीएसटी अकाउंट को मान्यता मिलने से पूरे देश में एक समान कर संरचना स्थापित हो जाएगी, जो आर्थिक लिहाज से सहकारी संघवाद के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इन सब के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों का होना, कई मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व, राज्यसभा की प्रभावकारी भूमिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आदि कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सहकारी संघवाद के सतत उत्थान की गति को बाधित नहीं होने देगी। यहाँ पे एक खास बात देखिए यहाँ पर क्या इसमें साथ देखिए सहकारी संघवाद अपने यथार्थ रूप में निसंदेह स्थापित है। देखिए सहकारी संघवाद अपने यथार्थ रूप में निसंदेह स्थापित है, पर इस तथ्य से पुष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक यात्रा में संघवाद समय के साथ मजबूत होता गया और ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि संघ के विरुद्ध अलगाववाद को स्वीकृति मिली हो। किंतु अब जरूरी हो गया कि सहकारी संघवाद की भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का किंतु देखिए आपको सहकारी संघवाद की भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का वर्णन करे। इस संबंध में केंद्र सरकार के लिए जरूरी है कि वो राजनीति को शासन से पृथक कर सभी राज्यों में बराबरी का व्यवहार करे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों को और अधिक प्रोत्साहन दे तथा पिछले राज्यों का हर संभव सहायता देकर उनके पिछड़ेपन को दूर करे। वहीं राज्यों के स्तर पर जरूरी है कि वहाँ की सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और पारदर्शिता उत्तरदायी शासन की पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। इन प्रयासों से संविधान निर्माताओं के सहकारी संघवाद का अस्वपन लगातार यथार्थ रूप ग्रहण करता चला जाएगा। फिर आपको आगे देखिए साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि मानव सभ्यता के वरदान अथवा अभिशाप की बात यहाँ पर की गई। साइबर स्पेस और आपको इंटरनेट की बात यहाँ पर आपको देखिए इसमें आपको जो है देखिए हम जो कहा गया बदलते समय रफ्तार लेती जिंदगी और सभ्यता की नई करवटों ने जीवन के ढंग को कई रूपों में बदला है। नई तकनीकों को उदारीकरण, वैश्वीकरण और मशीनीकरण के इस युग में सुलभता और सुविधाओं के नए आयाम खुले हैं। अब इंसान दुनिया के हर शय को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता है। पूरी दुनिया सिमट कर जैसा एक छोटा सा गाँव बन गई है और पूरी दुनिया एक साथ जोड़ने में जिस तकनीक ने भूमिका निभाई हुआ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का विविध जाल नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। इस विविध नेटवर्क से जुड़कर
इस वित्त नेटवर्क से जुड़कर बनने वाला वातावरण या व्यवस्था को साइबर स्पेस कहा जाता है। सामान्य बातचीत में इंटरनेट और साइबर स्पेस को प्राय एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, परंतु इसमें कुछ तकनीकी अंतर भी दर्ज है। इंटरनेट केवल एक नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर को एक साथ जोड़ता है, जबकि साइबर स्पेस इस नेटवर्क के अंदर वर्चुअल रूप से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का एक पूरा वातावरण है। यह एक वर्चुअल स्पेस है जो इंटरनेट के दायरे में निर्मित होता है। इसे एक उदाहरण से यूँ समझे कि इंटरनेट एक पुस्तक की तरह है जिसमें कई सारी सूचनाएं पड़ी हुई है, लेकिन जब व्यक्ति पुस्तक को पढ़ता है और उन सूचनाओं को समझता है तथा उनकी वर्चुअल इमेज उसके मस्तिष्क में बनती है, तो उसे साइबर स्पेस कहा जाता है। साइबर स्पेस के अंतर्गत इंटरनेट के जरिए किए जाने वाले कार्य जैसे ईमेल भेजना, चैटिंग करना, ब्राउजिंग करना, डेटा ट्रांसफर करना इत्यादि आते हैं। इस साइबर स्पेस से कई सारी अवधारणाएं जुड़ी हुई है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर वार, साइबर टेररिज्म आदि इत्यादि। देखिए यहाँ पर साइबर टेररिज्म इत्यादि के अब देखिए यहाँ पे खास बात जो कहा है उसको समझिए। अब अगर देखिए यहाँ पर क्या अब अगर विषय के मूल बिंदु पर आए, देखिए अब अगर विषय के मूल बिंदु पर आए तो इंटरनेट और इसे निर्मित साइबर स्पेस ने देखिए यहाँ पर इसे निर्मित देखिए यहाँ पर क्या अब अगर विषय के मूल बिंदु पर आए तो देखिए अब अगर विषय के मूल बिंदु पर आए तो इंटरनेट और इससे निर्मित साइबर स्पेस ने मानव सभ्यता के परिवर्तन में बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप प्लग झपकते हो एक टच मात्र से विश्व की तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट बड़ी हस्तियों तक पहुँचा सकते हैं। 7 समुद्र पार बैठे जाने अनजाने व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, घर बैठे बिना बिल पेमेंट कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आदि। बेशक इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। बात चाहे वसुधैव कुटुंबकम की करे या वैश्वीकरण की या फिर या आधुनिक अवधारणा की, इंटरनेट ने इन्हें व्यवहारिक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इंटरनेट ने प्रशासनिक कार्यों के मार्ग भी शुरू किए हैं। इनके प्रयोग से प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार आया। इंटरनेट के माध्यम से कार्य में देरी, लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि में बहुत हद तक कमी आई है तथा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ी है। अब कई तरह के प्रमाण पत्र लेने या किसी योजना की जानकारी का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ते। सारी सुविधाएं बस एक क्लिक में इंटरनेट पर उपलब्ध है। देखिए शिक्षा यहाँ जो कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में तो इंटरनेट ने क्रांति ही ला दी है। आज जटिल से जटिल अवधारणाओं के समाधान ऑडियो वीडियो तथा हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट उपलब्ध है। दुनिया भर की किताबें लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों, प्रोफेसर से लेकर अच्छे विश्वविद्यालयों के शोध पत्र अब आसानी से उपलब्ध है। अब तो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासरूम का प्रचलन भी तेज़ी आपको तेज़ी से बढ़ा है। देखिए तेज़ी से बढ़ा है। देखिए अब जिज्ञासु व्यक्ति अगर चाहे तो घर बैठे जिज्ञासु व्यक्ति अगर चाहे तो घर बैठे एक साथ कई चीज़ें सीख सकता है और शोध कर सकता है। डिजिटल आर्काइव से पुरानी पढ़ती जा रही पांडुलिपियों को तो जैसे नया जीवन ही दे दिया गया। अब यह इंटरनेट से सुरक्षित एवं सर्वसुलभ भी हो पा रही है। आर्थिक स्तर पर देखें तो इंटरनेट की मदद से कोई भी विश्व भर के बाजारों का आसानी से जान सकता है। इससे निवेशकों को बाजार को समझने में आसानी होती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लोग घर बैठे खरीदारी करते हैं, जो पैसे के साथ साथ समय के लिहाज से भी लाभकारी होता है। इंटरनेट का अर्थव्यवस्था पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो है उसे कैशलेस व्यवस्था की ओर ले जाना। यह सब विदित है कि नकदी प्रधान अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कराधान, उग्रवाद आदि को अधिक प्रश्रय मिलता है। जबकि कैशलेस अर्थव्यवस्था एक साथ इन सारी समस्याओं पर बहुत हद तक नियंत्रण लगाती है और विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के मार्ग की ओर प्रोसेस करती है। देखिए इंटरनेट ने सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आज का समाज केवल गांव या शहरों तक सिमटा नहीं है। कि वह इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश की सभ्यता और संस्कृति को समझ रहा है और उन्हें अपना रहा है। देखिए इंटरनेट ने संस्कृतियों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इंटरनेट ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता भी फैलाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें जो कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा दबा दी जाती
थी अब लोगों के सामने आने लगी है। सोशल मीडिया ने आपको लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी फैलाई है। लोग अब देश विदेश की राजनीति को समझ रहे हैं। राजनीतिक शुचिता की मुहिम जो पहले एक स्वर नहीं हो पाती थी, सोशल मीडिया ने उसे सामूहिक स्वर दिया। इसके जरिए लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की उचित प्लेटफॉर्म मिला। कई ऐसी प्रतिभाएं जो उचित संसाधनों के अभाव में दबी छुपी रह जाती थी, सोशल मीडिया उन्हें उभारने का मौका दिया। ऐसे ही इंटरनेट एवं साइबर स्पेस ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई ऐसे परिवर्तन किए जिन्हें वरदान से कम नहीं माना जा सकता। देखिए निसंदेह ये स्वीकारने में हर्ष होना चाहिए कि इंटरनेट मानव सभ्यता के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इंटरनेट ने सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन किए, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं। इंटरनेट ने जिस तीव्रता से समाज में अपना प्रभाव छोड़ा, वह तीव्रता धीरे धीरे आलस और निर्भरता बन कर रह गई है। अब लोग हर काम के इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। जो काम आसानी से किए जा सकते हैं, उसके लिए भी इंटरनेट पर निर्भर हो जाने का धीरे धीरे हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु बना रही है। लेकिन इंटरनेट पर घंटों बैठे रहने एवं अत्यधिक निर्भर हो जाने की वजह से व्यक्ति कई तरह के मानसिक डिसऑर्डर मानसिक डिसऑर्डर अवसाद का शिकार हो जाता है। जिसमें स्मृति कमजोर होना, देखिए साइबर रिलेशन एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, गेमिंग, चैटिंग आदि प्रमुख है। इन एडिक्शन की वजह से व्यक्ति कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरने लगता है, जो अंततः कई बार गंभीर रूप भी ले लेती है। इंटरनेट की एडिक्शन की वजह से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें मोटापा, हृदय रोग, दृष्टि दोष आदि प्रमुख है। इंटरनेट के जरिए साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इंटरनेट पर निजता के हनन की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। इंटरनेट ने जिस प्रकार सूचनाओं के भ्रमजाल को फैलाया है, देखिए यहाँ पर क्या कि इंटरनेट के जरिए साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि, इंटरनेट पर निजता के हनन की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। इंटरनेट ने जिस प्रकार सूचनाओं के भ्रमजाल को फैलाया है, उससे समाज में एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हैकिंग, साइबर बुलिंग, फिशिंग, फार्मिंग आदि की वजह से लोग परेशान हैं। इनके शिकार भावुक लोग बच्चे, किशोर एवं युवतियाँ अधिक होती है। कई बार ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने को मजबूर हो जाते हैं। वर्तमान दौर में इंटरनेट पर गलत सूचनाओं के प्रसार की एक आंधी चल पड़ी है। किसी भी खबर को अन भड़काऊ खबरों के साथ जोड़कर समाज में वैमनस्यता फैलाना आम हो गया है। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए कुछ लोग गलत तरीके से वर्तमान दौर में इंटरनेट पर गलत सूचना के प्रसार एक आंधी चल पड़ी है। किसी भी खबर को अन्य भड़काऊ खबरों के साथ जोड़कर समाज में वैमनस्य फैलाना आम हो गया है। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के कुछ लोग गलत तरीके से वीडियो या फोटो एडिटिंग कर इसके साथ भड़काऊ संदेश प्रसारित करते हैं, जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है। आए दिन होने वाले दंगों के पीछे इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका पाई गई है। आज के इंटरनेट का प्रयोग राजनेता भी अपने पक्ष में कृत्रिम तरीके से माहौल तैयार करने में करते हैं। सोशल मीडिया में किसी की इमेज को बढ़ाना या निकट दिखाना अब समान हो गया है। अब तो प्राय राजनीतिक दलों की बाकायदा एक सोशल मीडिया विंग होती है, जो बिल्कुल प्रायोजित तरीके से किसी को गाली गलौज करने, ट्रोल करने से लेकर किसी के पक्ष या विपक्ष में माहौल तैयार करने का काम करती है। इंटरनेट के माध्यम से देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की भर्ती एवं भड़काऊ भाषणों का प्रसार भी किया जाता है। आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की मीडिया विंग वैसे लोगों पर निगाह बनाए रखती है जिनकी भावनाओं को भड़का कर उन्हें आतंकवादी एवं उग्रवादी बनाया जा सके। फिर वे उनसे संपर्क कर तथा उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने गुटों में शामिल करते हैं तथा उनसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। भारत में ISIS में शामिल होने वाले कई लोग इसी माध्यम से आतंकवादी बने थे। इसके अलावा भारत में डिजिटल साक्षरता की भी कमी है, जिसकी वजह से साधारण लोग साइबर अपराधियों के चक्कर में आ जाते हैं एवं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनजाने कॉल कर डाटाओं की चोरी करना, ATM तथा अन्य मोबाइल और वॉलेट से पैसे उड़ा लेना आदि इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसी कई अन्य समस्याएं भी है जो आए आदि इंटरनेट के माध्यम से उत्पन्न होती रहती है। इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री के बारे में कोई स्पष्ट कारण न होने की वजह से भी ये समस्या बढ़ती जाती है। इसके अलावा इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता की जांच समुचित व्यवस्था नहीं होने कारण अभी भ्रामक सूचनाओं के प्रसार की खाद पानी मिलता रहता है। आए दिन क्या आने वाले दिनों में बहुत जल्द यह इंटरनेट क्रांति अपनी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश
करने वाले, ऐसे में ज़रूरी है कि हम समय रहते इंटरनेट आधारित समस्याओं के समाधान ढूँढ लें। आने वाला समय देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT है का है, जिसमें प्रायः कार्य बिग डेटा एनालिसिस पर आधारित ऑटोमेशन द्वारा निष्पादित होंगे। बहुत ही जल्द हम इंटरनेट पर इतने आश्रित हो जाएँगे कि ये वह एक पर्सनल असिस्टेंट की भांति हमारे सारे कार्य स्वतः करने में सक्षम होगा। आने वाले समय में जब हम एक इंटरनेट क्रांति के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे में यदि हमने इंटरनेट को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, तो यह अवश्य है कि तो यह देखिए यहाँ पर क्या तो यह अवश्य एक वरदान साबित होगा। अन्यथा जिस गति से साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसे में इसे अभिशाप बनते भी देर ना लगेगी। अब आगे देखिए भारत में देखिए यहाँ पर जो कहा गया, भारत में 7वां जो है कि भारत में लगभग रोजगार समृद्धि, भारत में लगभग रोजगार प्रायः समृद्धि आर्थिक की विसंगति परिणाम। देखिए भारत में लगभग इसमें कुछ देखिए मीठा हुआ है, जिसके बाद में आप देख लीजिएगा। रोजगार प्राप्ति समृद्धि आर्थिक सुधार की विसंगति का यह परिणाम है, जिसको आप देख लीजिए बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, देखिए आमतौर पर माना जाता है क्या, देखिए आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि किसी देश की आर्थिक विकास दर ऊंची हो, तो वहाँ रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि होगी। लेकिन भारत के संदर्भ में यह मान्यता यहाँ सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यहाँ विकास दर में लगातार वृद्धि होने के बावजूद रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट देखी गई है। यह परिदृश्य रोजगार विहीन समृद्धि का ही उदाहरण है। वस्तुतः रोजगार विहीन समृद्धि से तात्पर्य ऐसी समृद्धि अथवा विकास है जिसके तहत देश के घरेलू उत्पादित अर्थात GDP में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन इसकी तुलना में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त विस्तार संभव नहीं हो पाता। अर्थशास्त्र के नियमानुसार बेरोजगारी दर में वृद्धि के कारकों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सेवा क्षेत्र पर अधिकाधिक ध्यान दिए जाने और विनिर्माण क्षेत्र की अनदेखी किए जाने से देश की GDP में उच्चतर वृद्धि दर्ज की जाती है, जबकि रोजगार के क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि इसकी जमीनी हकीकत को स्पष्ट करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद रोजगार विहीन समृद्धि अर्थशास्त्र इस नियम का अतिक्रमण नहीं करते। देखिए रोजगार विहीन समृद्धि के हालात भारतीय अर्थव्यवस्था में एकाएक नहीं आ गए, वरन इसकी शुरुआत नई आर्थिक नीति के आरोपण के साथ हुई। नई आर्थिक नीति के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तत्व प्रमुख रूप से सक्रिय हुए, जिनकी परिणति लाइसेंस राज के समापन तथा चालू खाता परिवर्तनीयता के रूप में हुई। फिर आपको आगे यहाँ देखिए कहा गया कि देखिए वस्तुतः नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों पर पड़ा। पर सर्वाधिक प्रभाव तृतीय के क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र पर पड़ा, जिसने न केवल उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक वर्ग को बहुतायत में रोजगार प्रदान किया, बल्कि GDP में उत्तरोत्तर वृद्धि की। इसके बावजूद अपनी विशिष्ट रचना और जरूरतों के चलते सेवा से GDP में अपने योगदान के अनुपात रोजगार उत्पन्न करने में असफल रहा। देखिए सेवा क्षेत्र की समस्या, देखिए हम जो कहा गया कि इसको देखिए सेवा क्षेत्र की इस समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने प्राथमिक कृषि आदि एवं द्वितीयक उद्योग आदि क्षेत्रों पर निगाह डाली और पूंजी आधारित विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के बजाय सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग MSME को बढ़ावा दिया। MSME तुलनात्मक रूप से कम लागत में अधिक रोजगार और लाभ देने वाले सिद्ध हुए, परंतु MSME व्यवस्था में मौजूद अनेक अवरोधों के कारण रोजगार सृजन और लाभ अर्जन की अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इन अवरोधों में आधारभूत संरचना का अभाव, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की कमी, मजदूरी नियमों की जटिलता, लाभप्रदशाही और विपरीत व्यापक नीतियाँ प्रमुख है। देखिए दरअसल यही सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग MSME हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर में लगभग आपको 513 लाख या अर्थात देखिए यहाँ पर क्या 513,51 मिलियन MSME है, जिसकी GDP में 6%, कुल निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 30%, निर्यात में 45% हिस्सेदारी है। ये MSME आपको स्थानीय संसाधनों के स्थानीय संसाधनों के बलबूते काम करते हैं और एक बड़ी आबादी को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराते हैं, परंतु उक्त समस्याओं के चलते MSME फिलहाल और रोजगार देने में अक्षम है। देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के मार्ग की यही बाधाएं पूरी अर्थव्यवस्था की समृद्धि को प्रभावित करती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की समृद्धि का रोजगार वृद्धि से सीधा संबंध है।
ऐसे में क्या देखिए ऐसे में हमें पड़ताल करनी होगी कि उन कारणों की जो हमारी अर्थव्यवस्था की इन क्षेत्रों की वृद्धि में बाधक है। हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश का आर्थिक नीतियों के चलते आयादी ब्रिटिश का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या कि हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश का आर्थिक नीतियों के चलते आज़ादी के बाद भी विनिर्माण पर कम और आयात पर अधिक बल देती रही। देखिए इसी का प्रभाव था कि प्राथमिक क्षेत्र यानी खेती का ढांचा मजबूत होने के बावजूद नई आर्थिक नीति आने पर भी हम विनिर्माण क्षेत्र में कमजोर ही रहे और सीधा सेवा क्षेत्र में बढ़ गए। और सीधा सेवा क्षेत्र में आपको बढ़ गए। देखिए बड़ी मात्रा में रोजगारों की आपूर्ति करने वाला विनिर्माण क्षेत्र पिछड़ा ही रह गया। रही सही कसर प्रतिकूल व्यापार नीतियों ने पूरी कर दी, जिसके अंतर्गत आपको कच्चे माल पर लगने वाला आयात शुल्क अधिक जबकि तैयार माल पर लगने वाला आयात शुल्क कम है। देखिए ये नीतियाँ हमारे उद्योगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त भारत में श्रम समवर्ती सूची का विषय है अर्थात केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसका प्रभाव है कि इस विषय पर फिलहाल केंद्र सरकार के 52 अधिनियम और 150 राज्य स्तरीय कानून बने हुए हैं। संक्षेप में कहें कि श्रमिकों के संदर्भ में बने इन कानूनों के चलते नियोक्ता हतोत्साहित होते हैं, जो अंतर रोजगारों की संख्या में कमी के रूप में सामने आता है। लाल पिताश है जिसे कारकों की अपनी भूमिका रही है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को प्राय नुकसान ही पहुंचाया है। यह सच है कि कृषि हमेशा से आजीविका का बड़ा स्रोत रही है, परंतु यह कृषि के प्रति हमारे नीति निर्माताओं की असफलता ही है कि कृषकों का कृषि से बड़ी संख्या में मोह भंग हो रहा है। देखिए इसका कारण यहाँ पर क्या इसका कारण आपको अन्य क्षेत्रों की बढ़ी आमदनी का लालच नहीं, बल्कि कृषि का आय का कम होते जाना है। कृषि छोड़ने वाले लोग विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करते हुए, परंतु 2009-10 के मध्य विनिर्माण क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार छोड़ना पड़ा था। जाहिर है ये लोग फिर से गाँव में भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में काम करने लगे होंगे। देखिए भारत सरकार द्वारा संचालित अति महत्वाकांक्षी योजनाओं के रूप में यदि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रम सफल हो जाते हैं तो रोजगार विहीन समृद्धि का हाथ काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के सरकार ने न केवल 25 ऐसे उद्योगों की पहचान की है जिनमें उत्पादन की गुंजाइश सर्वाधिक है, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र की कानूनी अड़चनों के निवारण हेतु प्रयास शुरू कर दिए हैं। देखिए इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ साथ एक नई राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यम विकास नीति भी तैयार की गई है। इन कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार करना है, ताकि भविष्य के बयारों के हमारी अर्थव्यवस्था को न केवल पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, अपितु कुशल मानव संसाधन को आधार बनाकर विनिर्माण एवं उद्योग विकास में एक नए युग का आरंभ सुनिश्चित किया जा सके। देखिए कौशल और ज्ञान आर्थिक और सामाजिक विकास की संचालक शक्तियाँ हैं। जिन देशों में कौशल का स्तर बेहतर होता है वे दुनिया भर में चुनौतियों और अवसरों का बेहतर ढंग से समायोजन करते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने एवं रोजगार विहीन समृद्धि जैसी जटिल समस्या के समाधान के लिए सरकार को कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। मसलन सरकार को ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना होगा जिनसे सघन श्रम उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, लोगों को ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। इसके अंतर्गत वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और जवाहरात जैसे क्षेत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार हेतु कौशल मॉड्यूल तैयार करना था। इस कार्य में स्किल काउंसलर्स की मदद भी लेनी होगी, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को उचित रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। देखिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना होगा। साधनहीन छात्रों को सुगमता से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त एवं बैंकिंग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन क्षेत्रों को विशेष ध्यान देकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना कुछ अन्य उपाय है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में गृहिणियों के श्रम को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। फलस्वरूप आपको वर्ष भर कार्यरत होने के बाद उन्हें रोजगार विहीन की श्रेणी में ही रखा जाता है। हालांकि जीडीपी की बढ़ती विकास दर में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
देखिए यहाँ पर खास बात ये कि इन सभी प्रयास देखिए यहाँ पर इन सभी प्रयासों के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाना नज़दीकी सालों में आसान नहीं दिखता है। नए रोजगार का सृजन ही अंतिम चुनौती नहीं बल्कि बढ़ती जनसंख्या जिसके चलते रोजगार की मांग लगातार बनी हुई है। देखिए बनी हुई है भी रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति को कायम रखने में उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। जनसंख्या के दबाव के चलते जनसंख्या के दबाव के चलते ही कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। किंतु जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक अन्य अवरोधक भी हैं। नई तकनीकों जैसे रोबोट इत्यादि ने उद्योगों को अकुशल तथा सामान्य स्तरीय कौशल युक्त श्रमिकों की जगह लेना शुरू कर दिया है। इसके चलते विनिर्माण क्षेत्रों में भी अकुशल श्रमिकों की मांग घटेगी तथा उच्च कुशलता युक्त श्रमिकों की मांग बढ़ती जाएगी। ऐसे में रोजगार विहीन समृद्धि के मूल कारणों उनसे और देखिए ऐसे में रोजगार विहीन समृद्धि को मूल कारणों उसे जन्मी परिस्थितियों एवं वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के मूल्यांकन करने के पश्चात रोजगार विहीन समृद्धि को आर्थिक सुधारों की विसंगति या आर्थिक सुधारों का परिणाम करना पूर्णतः उचित नहीं होगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र की बिल्कुल अनदेखी की गई हो ऐसा कहना भी बिल्कुल असंगत होगा। इसके अतिरिक्त नीति निर्माता अभी भी पूरी सावधानी के साथ स्थितियों से निपटने में लगे हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पर देखिए क्या कि दरअसल बढ़ती जनसंख्या ने पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और साथ ही बढ़ती तकनीकों और नवाचारों ने सरकार के सामने सहूलियतों और चुनौतियों का मिला जुला खाका बनाया। पर हाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि रोजगार विहीन समृद्धि दूरदर्शिता के अभाव और पूर्वानुमान कमी कारण हमारे नीति निर्माताओं की एक ऐसी विफलता है जिसमें समय के साथ सुधार किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम जनसंख्या वित्त नियंत्रण कार्यक्रम को कठोर बनाना होगा। देखिए जिसमें समय के साथ सुधार किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम को कठोर बनाना होगा तथा परिवार नियोजन, कृषि विकास, गाँव में रोजगारोन्मुख नियोजन, कच्चे माल, औजार, लाइसेंस तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा प्रणाली को रोजगारपरक बनाना होगा और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में सम सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी। अब आगे देखिए यहाँ पर डिजिटल अर्थव्यवस्था एक समताकारी या आर्थिक असमता का स्रोत है। आप देखिए इसमें जो आपको कहा गया सूखिया शहर की फैक्ट्री में मजदूर है जो हर महीने कुछ पैसा बचाकर गाँव में अपने घर भेजता है। सूखिया को यह पूंजी यहाँ देखिए क्या सूखिया को या पूंजी घर भेजने के बैंक की लंबी लाइन लगना पड़ता है जिससे उसके आकार दिवस का नुकसान होता है। जब सूखिया की इस समस्या को उसके पड़ोस में रहने वाले रामदीन का 11 वर्ष से कक्षा में पढ़ने वाला लड़का सुनता है तो वह दिल चिल्लाता है, काका मेरे पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप यहीं से बैठे बैठे पैसा घर भेज सकते हैं। साथ ही वो जल्दी से सारी प्रक्रिया को उस मोबाइल द्वारा भीम ऐप के माध्यम से करके दिखाता है जिसके पास बैठे सभी मजदूरों को हर्ष मिश्रित विस्मय होता है। मजदूर सोचने लगते हैं कि यह कितना आसान एवं फायदेमंद है। इससे पहले जहां उनको श्रम, समय एवं धन का नुकसान हो रहा था वहीं अब इसके प्रयोग के बाद उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की इन स्थितियों को सुनकर मेरा मन भी अंतर्विरोध से घिर गया था। इन मन में कुछ प्रश्न कूदने लगे जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के वास्तविक मायने क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के वास्तविक मायने क्या है, क्या यहाँ पर क्या यह अपने मूल स्वरूप में समताकारी है या अंत यह भी समाज में बढ़ती विषमता की खाई को और भी चौड़ा करेगी। ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे समावेशी विकास के उपकरण के रूप में स्थापित हो जाए। देखिए सरकार इस हेतु क्या कदम उठा रही है, इन्हीं सभी प्रश्नों जूझते हुए हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यदि यानी कि क्या कि सर्वप्रथम यदि डिजिटल अर्थव्यवस्था के मायने की बात करें तो यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां अधिकांश आर्थिक क्रियाएं ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से संपन्न की जाती है। डिजिटल कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित इस अर्थव्यवस्था को इंटरनेट इकोनॉमी या नई इकोनॉमी तथा वेब इकोनॉमी आदि नामों से जाना जाता है। थॉमस मेसेनबर्ग ने इसके 3 घटकों की चर्चा की है जिनमें ई बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम नेटवर्क, मानव पूंजी आदि। ई बिजनेस आपको व्यवसाय कैसे किया जाता है ई कॉमर्स में माल का हस्तांतरण शामिल है। आज प्रौद्योगिकीकरण के युग में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सभी स्तरों पर डिजिटल व्यवस्था को महत्व दिया जा रहा है।
यहाँ देखिए क्या कि कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा, पर्यटन, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग आदि का द्रुत गति से द्रुत गति से प्रचलन बढ़ा है। भारत में भी ई कॉमर्स व्यवसाय का समांतर साधन बन गया है। भारत में भी क्या ई कॉमर्स व्यवसाय का समांतर साधन बन गया है। यहाँ प्रतिदिन खुलने वाले स्टार्टअप की देखिए, यहाँ प्रतिदिन खुलने वाले स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी यहाँ देखिए क्या है कि तथा कृषि क्षेत्र भी अपने आगत एवं बाजार दोनों के डिजिटल हो रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की इस डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव की चर्चा भी अवश्यभावी हो जाती है। देखिए एक बड़ा वर्ग, देखिए यहाँ पर क्या एक बड़ा वर्ग यहाँ पर देखिए क्या एक बड़ा वर्ग देखिए एक बड़ा वर्ग अर्थव्यवस्था के डिजिटीकरण को न केवल सशक्त अर्थव्यवस्था एक उपकरण के तौर पर देखता है। वर्ण देखें क्या वर्ण समावेशी विकास के अनिवार्य अवयव भी पोषित करता है। इनके अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत धन के अंतरण पर बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कालाधन, भ्रष्टाचार, धन शोधन, घूसखोरी आदि पर लगाम लगेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था आतंकियों और नक्सलियों को की जाने वाली फंडिंग को भी रोकने का कार्य करेगी, जो अंततः कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मददगार होगी। इसके अलावा यह कल्याणकारी योजनाओं में होने वाली धन के रिसाव को भी रोकेगी, जिससे लाभार्थी को त्वरित एवं ईमानदारी पूर्वक पूर्ण हक प्राप्त हो सके। डिजिटल अर्थव्यवस्था के ये लाभ देखिए, एक और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, तो वहीं दूसरी और सरकार को ज़्यादा कर भी प्राप्त होगा। अंतर डिजिटल अर्थव्यवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय पर सरकार के खर्च को बढ़ाएगी। फलस्वरूप ज़्यादा सशक्त अर्थव्यवस्था समतामूलक समाज निर्माणकारी होगा। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था कागजी कार्रवाई में खपत होने वाले समय, श्रम एवं कागज की बचत करेगी। कागजी मुद्रा की आपूर्ति की समस्या का समाधान करेगी। विभिन्न लेनदेन के रिकॉर्ड रखना आसान होगा तथा अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायित्व तय करने में सफलता होगी। अगर कृषि क्षेत्र में आपको डिजिटलाइजेशन का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इसने मौसम पूर्वानुमान की ज़्यादा सटीक बनाकर किसानों की मदद की है। इसके माध्यम से बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि आगतों का किसानों की पहुँच सरल हुई है। आगतों तक किसानों की पहुँच सरल हुई है। देखिए यहाँ पर क्या तथा कृषि बाजार में मूल्यों को लेकर किसानों में सजगता भी बढ़ी है। वैध सुविधा ऐप ई नाम, डीडी किसान जैसे ऑनलाइन माध्यमों द्वारा कृषि विकास को ज़्यादा तेजी से बढ़ावा मिला है, जिसने अर्थव्यवस्था को ज़्यादा सशक्त बनाया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के इन सारे उपकरणों से किसानों को अर्थव्यवस्था के लाभों में बेहतर समावेशन का मौका भी मिला है। व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र में भी डिजिटलाइजेशन के द्वारा उत्पाद के निर्माण, उसकी बिक्री तथा उसकी लागत को ज़्यादा उपभोक्ता अनुकूल बनाया जा सके, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था मांग बढ़ाकर उसे पहले की अपेक्षा ज़्यादा सबल बनाया जा सकता है। परंतु अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन का दूसरा पक्ष उतना सहज नहीं है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विरोधी वर्ग मानता है कि इसने अमीर, गरीब, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शहरी, ग्रामीण, सुविधा भोगियों, वंचितों के बीच की पहले से मौजूद खाई को और भी बढ़ाने का कार्य किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था सिर्फ पहले से सक्षम वर्ग को ही उन्नति करने में मदद करेगी। रेहड़ी वाले, पटरियों वाले मजदूर और छोटे दुकानदार के लिए एक चुनौती के रूप में स्थापित होगी। चूँकि बाजार में 90% व्यापार कागजी मुद्रा होता है अतः देश का 90% आर्थिक क्षेत्र असंगठित है, तो ऐसे में एकाएक अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन निश्चित ही असमताकारी प्रभाव वाला होगा। ऐसे में देश में जहाँ 1% जनसंख्या को 58% संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त वहाँ अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित देखिए यहाँ पर क्या कि नकारात्मक रूप से यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। देखिए अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार एवं कालेधन की सांप्रदायिक स्तर इस आधार पर कमजोर हो जाता है कि काली अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा विदेशों में अघोषित आय, स्वर्ण, बेनामी संपत्ति आदि रूपों में, जो अर्थव्यवस्था के इस नए संस्करण में उपस्थित दर्ज खाता रहेगा। पर्याप्त वातावरण परिस्थितियाँ, मानसिकता अथवा ढांचे का अभाव भी
आपको क्या अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक है, जिसके कारण देखिए जिसके कारण अर्थव्यवस्था अंतिम रूप में विषमताकारी स्वरूप वाली सिद्ध होगी। बैंकिंग व्यवस्था की बुरी स्थिति, लोगों में धन को नकद के रूप में संग्रह करने की संस्कृति, इस्लाम में बैंकिंग व्यवस्था को सूदखोरी के रूप में देखना आदि वे सीमाएं जो भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वरूप को विषमताकारी बनाती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत घटने वाली विभिन्न घटनाएं था फिशिंग, स्कैमिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, कार्ड खोना आदि ने इसके आदि देखिए यहाँ पर आदि ने इसके नकारात्मक स्वरूप को ज़्यादा दर्शाया। हाल ही में बिटकॉइंस द्वारा आतंकियों को की गई मदद यह दर्शाती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अपने नकारात्मक स्वरूप में बहुत खतरनाक हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या कि निसंदेह डिजिटल अर्थव्यवस्था ही भविष्य की अर्थव्यवस्था ऐसे भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांग एवं जरूरतों के साथ कदमतार करने के लिए जरूरी है। वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्था के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसके स्वरूप को समताकारी एवं प्रगतिशील बनाया जाए। केंद्र सरकार ने इसके संबंध एक डिजिटल भुगतान तंत्र निर्माण करने के कई दृढ़ कदम उठाए हैं। सरकार ने स्वयं के पेमेंट ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम के द्वारा दो बैंक खातों के बीच इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण सुविधा प्रदान की है तथा उपभोक्ताओं के लिए रेफरल बोनस की घोषणा भी की है। उसके अतिरिक्त आधार कार्ड भुगतान प्रणाली का एक व्यापारिक संस्करण भी प्रस्तुत किया। इसके अलावा सरकार पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालयों में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। 3 लाख से अधिक के नकद भुगतान को पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साथ ही बजट में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक भुगतान नियामक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी है, जो भुगतान एवं निपटान प्रणाली की निगरानी एवं उसका विनियमन करेगा। 2017-18 के अंत तक 1,50,000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट और डिजी गाँव पहल के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का प्रावधान भी मौजूदा बजट में किया गया। इन सब के बावजूद डिजिटल इंडिया से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के असर पर तेजी लानी होगी। आधारभूत संरचनाओं में संरचनाओं में आपको निवेश को बढ़ाना होगा। विज्ञापन, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने हेतु अधिक प्रयास करने होंगे। साथ ही साइबर सुरक्षा के ज़्यादा बेहतर प्रबंध करने होंगे। इन सभी प्रयासों को ईमानदारीपूर्वक लागू करके ही हम भविष्य में एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाएंगे जो समतामूलक स्वरूप धारण करती है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत की यात्रा पर आए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का यह कथन बिल्कुल सटीक बैठता है कि भारत में लगभग 23 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। जबकि एक अरब अभी भी इससे वंचित है। यदि भारत अपने गाँव को इंटरनेट से जोड़ने में सफल होता रहता है तो दुनिया उसकी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देने के लिए विवश होगी। याद रखिए भारत में लगभग 23 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि 1 अरब अभी भी इससे वंचित है। यदि भारत अपने गाँव को इंटरनेट से जोड़ने में सफल रहता है तो दुनिया उसकी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देने की विवश होगी। देखिए यहाँ इस चीज़ को खत्म करते हैं। आप 2016 का जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का सब पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। तो अब हम आगे चलिए।